8 आप सबके सामने पेश है और इस पाठ से संबंधित कवि का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म हुआ था सन 1492 में और मृत्यु हुई 1542 में। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी यानी उत्तर प्रदेश के निकट जायस के रहने वाले थे, इसी कारण वे जायसी कहलाए। तो मलिक मोहम्मद जी के नाम के पीछे जो जायसी शब्द है उसके पीछे जो कारण है वो यही है कि वो जायस में रहा करते थे, वहीं के रहने वाले थे, इसी कारण से उन्हें जायसी कहा जाता था। वे अपने समय के सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे। उन्होंने सैयद अशरफ और शेख बुरहान का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है और साथ ही मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो एक बहुत बड़े पहुंचे हुए फकीर थे और उन्होंने अपने गुरुओं के नाम भी अपने रचनाओं के माध्यम से बताया है, जिनमें से उन्होंने नाम लिया है सैयद अशरफ और शेख बुरहान का, जो उनके गुरु थे। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूफी प्रेम मार्गी, सूफी कवि वो कवि होते हैं जहां वो अपने ईश्वर को अपना प्रियतम मानते हैं और वो अब स्वयं को भक्त के रूप में अपने आप को उनकी पत्नी के रूप में दर्शाते हुए दिखेंगे और वो जो है वो सूफी काव्य के नाम से जाना जाता है। इसलिए वो प्रेम मार्गी शाखा है जहां पर एक भक्त जो है स्वयं को अपने भगवान की पत्नी और अपने भगवान को अपना प्रियतम यानी अपना पति मानते हुए अपना प्रेम प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। तो जायसी जो है उसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उनका पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य भी एक प्रकार का काव्य है जो अपनी विशेषताओं की वजह से प्रबंध काव्य के रूप में जाना जाता है और जो पद्मावत से लिए हुए अंश हैं जो इस पाठ में जोड़े गए हैं वो भी एक प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ काव्य है जो यहाँ पर प्रस्तुत है। भारतीय लोक कथा पर आधारित इस प्रबंध काव्य में सिन्हल देश, जिसे श्रीलंका कहा जाता है, भारतीय लोक कथा के आधार पर वो आधारित एक कथा है जिसको इस कविता के माध्यम से और इस काव्य के माध्यम से हम समझेंगे। तो जायसी जी द्वारा रचित पद्मावत भारतीय लोक कथा पर आधारित है और इस प्रबंध काव्य में सिन्हल देश की राजकुमारी है पद्मावती और चित्तौड़ के राजा हैं रत्नसेन के प्रेम की कथा है यहाँ पर, जिसको हम पढ़ेंगे। जायसी ने इनमें लौकिक कथा का वर्णन इस प्रकार किया है कि अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास होने लगता है। यानी जायसी ने जो है अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में इस तरीके से प्रेम को प्रकट किया है कि लौकिक और अलौकिक, लौकिक मतलब इस संसार की, अलौकिक जो ईश्वर से संबंधित हो, दोनों ही जगत की सत्ता का आभास वो करा देते हैं। इस वर्णन में रहस्य का गहरा पुट भी मिलता है। इसमें जो रहस्य सूफी प्रेमार्गी शाखा के काव्यों में देखने को मिलता है, वो जायसी के रचना कौशल के माध्यम से वो रहस्य जो है हमें उनके काव्य में और इस रचना में देखने को मिलेगा। प्रेम का यह लोक धर्मी स्वरूप मानव मात्र के लिए प्रेरणादायी है। फारसी की मसनवी शैली में रचित, फारसी में जितनी भी काव्य रचनाएं होती हैं वो जिस तरीके से लिखी जाती हैं उसको मसनवी शैली कहा जाता है। फारसी की मसनवी शैली में रचित इस काव्य की कथा जो है वो सर्गों या अध्यायों में बटी हुई नहीं है, बराबर चलती रहती है। जैसे आप बड़े बड़े ग्रंथ देखेंगे उनके अध्याय होते हैं कि इस अध्याय में ये हमें विषय देखने को मिलेगा। ऐसा जो जायसी जी ने अपनी रचनाएं लिखी हैं उनमें देखने को नहीं मिलता, वो लगातार चलती रहती हैं एक विषय को लेकर। तो यहाँ पर हमें वो सर्ग या अध्याय में बटे हुए वो नहीं दिखेंगे, वो बराबर चलती हुई मिलेंगी। स्थान स्थान पर शीर्षक के रूप में घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख अवश्य मिलेगा। जायसी ने इस काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। भाषा उनकी ठेठ अवधि है और काव्य शैली अत्यंत प्रौढ़ यानी जो बहुत, जिसे कह सकते हैं मैच्योर और गंभीर है, यानी अपने गहरे विचारों को और रचना कौशल को
प्रकट करती हुई है। जायसी की कविता का आधार जो है वो लोक जीवन का व्यापक अनुभव है। व्यापक अनुभव, बड़े स्तर का अनुभव जो है उनके जीवन का, वो उनकी रचनाएं दर्शाती हुई दिखती हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त उपमा, रूपक, लोकोक्तियां, मुहावरे, यहाँ तक कि पूरी काव्य भाषा पर ही लोक संस्कृति का प्रभाव है, जो उनकी रचनाओं को नया अर्थ देता है और सौंदर्य भी प्रदान करता है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनकी वजह से वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं, जिनमें पद्मावत उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार रही है। पाठ्यपुस्तक में जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के 12 मासा के कुछ अंश दिए गए हैं। यानी ये 12 मासा का जो है यहाँ पर सिर्फ कुछ अंश दिया गया है, अन्यथा ये एक प्रबंध काव्य है। और 12 मासा, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, 12 महीने। तो यहाँ पर जो राजा रत्नसेन है, उनकी पहली पत्नी है, उनको जब सिंहल देश की रानी पद्मावती से प्रेम हो जाता है तो उनकी पहली पत्नी नागमती जो है, उनको अपने पति से विरह मिल जाता है और उस विरह को वो 12 महीनों में किस तरीके से, किस पीड़ा से गुजरती हुई महसूस करती हैं, वो 12 मासा में दिखाया जाता है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के, नायिका जो है वो मुख्य रूप से नागमती हैं क्योंकि उन्हीं के विरह का वर्णन प्रस्तुत किया गया है, और राजा जो है रत्नसेन है और सिंहल देश की रानी पद्मावती से विवाह करने की वजह से नागमती को विरह मिलता है और इसलिए नायिका के रूप में नागमती का वर्णन, यहाँ पर उनके विरह का वर्णन देखने को मिलेगा। कवि ने शीत के अगहन और पूस माह में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया है। 2 महीने यहाँ पर लिए हैं, अगहन और पूस माह का। प्रथम अंश में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही हैं और भंवरे तथा काग, भंवरा और काग यानी कौवा के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही हैं। द्वितीय अंश में विरहणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उनका शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय कांपने का सुंदर चित्रण हुआ है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई हैं। तीसरे अंश में माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह की दशा का वर्णन है। वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी विरह ताप को बढ़ा रहा है। अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं, परंतु नायिका जो है वो विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जाती हैं। और यही हमें हमारे पाठ में देखने को मिलेगा, जहां हम 12 मासा के कुछ अंश को उसके अर्थ के साथ समझेंगे। 12 मासा अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाय किमि काढ़ी। अब धनी देवस बिरह भराती, जरय बिरह ज्यो दीपक बाती। कापा हिया जनावा सियु, तोपे जाई हुई संग पियु। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लयगा ना हूँ। पलटिन बहुरा गाजो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अगिनी बिरहनी जी हिय जारा, सुलगी सुलगी दगधय भय छारा। यह दुख दगध न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भसमंतु। पिए सो कहेहु संदेशड़ा, ए भवराय काग। सोधनी बिरहें जरिमुई, तेहिक धुआं हम लाग। 12 मासा, जिसका शाब्दिक अर्थ है 12 मासा यानी महीने। तो 12 महीनों में विरह का वर्णन जो है वो प्रस्तुत किया गया है जायसी द्वारा रचित उनकी रचना पद्मावत में, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है उनकी। और यहाँ पर नागमती जो है अपने विरह का वर्णन प्रस्तुत करती हैं और 12 महीने में उनको उनका विरह जो है वो किस तरीके से पीड़ा देता है, उस चीज़ को, उस विषय को वो प्रस्तुत करते हुए दिखेंगे इसमें। तो नागमती जो कि रत्नसेन से अब उन्हें विरह मिल चुका है क्योंकि वे दूसरा विवाह कर रहे हैं सिंहल देश की रानी से, जिसे श्रीलंका कहा जाता है। तो यहाँ पर नागमती के विरह का वर्णन हम प्रस्तुत करेंगे। पाठ्यक्रम में 2 ही महीनों के यहाँ पर विरह वर्णन को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से पहला जो है वो अगहन मास, अगहन जो कि दिसंबर के आखिरी वीक में और जो जनवरी के शुरुआती वीक में होता है,
जो समय, जिसे हिंदी में अगहन मास कहा जाता है, उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको मार्गशीर्ष भी कहते हैं। तो हिंदी महीने के अनुसार अगहन मास का जो यहाँ पर नागमती के विरह की पीड़ा को प्रस्तुत किया जा रहा है वो यहाँ पर देखा जाएगा। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी। अब वो कहते हैं, बताते हैं, सबको पता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इस तरीके से जो है वो दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बढ़ जाती हैं। तो नागमती अब यहाँ पर ये बता रही हैं कि रातें जितनी बड़ी होती जा रही हैं उनका विरह जो है वो और भी ज़्यादा दुखदाई होता जा रहा है, उन्हें और भी पीड़ा पहुँचा रहा है। तो अगहन के देवस, देवस यानी दिन, घट रहे हैं, निसी रातें बढ़ गई हैं, दूभर दुख, दूभर यानी असहनीय, जो मुश्किल हो, दुख यानी दुख जो पीड़ा मिल रही है विरह से, सो जाई किमी काढ़ी, किमी कैसे, काढ़ी मतलब उसको सहा कैसे जाए। यहाँ पर विरह का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो विरह को सहना किस तरीके से, काढ़ना कैसे, यानी उसे ख़त्म कैसे करना है, बिताना कैसे है, तो उसके अर्थ में हमें यहाँ पर लेना है। तो अब वो कहती है कि अगहन के दिन घट गए हैं और रातें बढ़ गई हैं, और ये विरह से मिलने वाला जो दुख है और पीड़ा है वो दूभर होता जा रहा है। सो जाई किमी काढ़ी, तो इसको कैसे बिताया जाए, इस पीड़ा को कैसे सहा जाए। अब धनी देवस बिरह भा राती। अब यानी अब, धनी यानी स्त्री को, स्त्री के लिए, स्त्री के अर्थ में धनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। देवस दिन, बिरह यानी विरह, भा राती रात, यानी अब कहती है कि अब दिन भी जो है वो रात के विरह के समान जो है वो दुखदाई हो गए हैं। जरे बिरह जो दीपक बाती, उसी तरीके से जैसे जरे जलते हैं विरह में, विरह यानी अपने प्रियतम से अलग होना, विरह का अर्थ। तो जरे बिरह ज्यों दीपक बाती, ये विरह मुझे उसी तरीके से जला रहा है जिस तरीके से, ज्यों जैसे, दीपक बाती जिस तरीके से दीपक में बाती जलता है। कांपा हिया जनावा सियु, कांपा यानी कांपना, हिया मतलब हृदय, जनावा यानी महसूस होना, प्रतीत होना, सियु यानी शीत, यानी शीत के महसूस होने से हृदय भी जो है वो कांप रहा है। तोपे जाई हुई संग पीऊँ, तो शीत को संबोधित करते हुए नागमती कहती हैं कि तुम वहाँ जाओ जो औरतें अपने पिया के संग, प्रियतम के संग हैं। तोपे, तोपे यानी उन पर, जाई जाओ, होई संग पीऊ, होई जो हैं, संग साथ, पीऊ प्रियतम के साथ। तो अब नागमती कहती हैं कि शीत जो है वो बहुत महसूस हो रहा है अब, और शीत के महसूस होने से हृदय भी कांप रहा है। तो वो शीत से कहती हैं कि तुम वहाँ जाओ, उनके पास जाओ जो अपने प्रियतम के साथ हैं। घर घर चीर रचा सब काहूँ, शीत बढ़ जाने से स्वयं को गर्म रखने के लिए प्रत्येक घर में सर्दियों के शीत के कपड़े बनाए जा रहे हैं। घर घर चीर रचा, घर घर यानी प्रत्येक घर में, चीर यानी वस्त्र, रचा यानी बनाए जा रहे हैं। सब काहूँ, सब जगह, काहूँ मतलब जगह। तो वो बताती हैं कि शीत में जो है बहुत लोग जो हैं अपने आप को शीत से बचाने के लिए गर्म कपड़े तैयार कर रहे हैं। कोई अपने प्रियतम के साथ है उस शीत ऋतु के कहर को सहने के लिए। लेकिन मैं तो विरह में हूँ, विरह की पीड़ा मुझे जला रही है, और विरह की पीड़ा में जलने से मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है और शीत को सहने की क्षमता नहीं है। इसलिए वो कहती है कि हे शीत, तुम वहाँ जाओ जो अपने प्रियतम के संग हैं। और घर घर जहाँ चीर रचे जा रहे हैं, कपड़े शीत से बचने के बनाए जा रहे हैं। मोर रूप रंग लयगा ना हूँ, मोर मेरा रूप रंग यानी मेरा सौंदर्य, मेरा रूप रंग, लयगा, लयगा ले गया, ना हूँ मतलब प्रियतम या फिर पति। तो नागमती कहती है कि मेरा पति तो जो है वो मेरा रूप रंग अपने साथ ही ले गया है। पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, पलटी मतलब पलट कर, ना नहीं, बहुरा लौटा, गा गया, जो एक बार, बिछोई छोड़ कर जाना, बिछोई मतलब बिछड़ कर, बिछड़ना या फिर छोड़ जाना। तो नागमती कहती हैं कि एक बार जो
प्रियतम मुझे छोड़कर चले गए हैं तो दोबारा पलटे भी नहीं, लौटे भी नहीं। अबहू फिरे फिरे रंग सोई, अबहू मतलब अभी भी, फिरे फिरे अगर फिर कर यानी वापस मुड़कर अगर वो आ जाए तो मेरा रंग रूप सोई, फिरे फिरे रंग सोई, सोई मतलब वैसा ही। तो नागमती कहती है कि अब अभी भी अगर वो वापस आ जाए, फिर कर आ जाए, फेर कर आ जाए यानी घूम कर आना, तो फिर से मेरा वही रंग रूप वापस आ जाएगा। अपने प्रियतम को वापस पाकर, पाने की खुशी में मेरा रंग रूप जो है वैसा मुझे मिल जाएगा। सियरी अग्नि बिरहन ही अजारा, सियरी यानी ठंड, शीत, अग्नि यानी आग, बिरहनी मतलब विरह में जलने वाला, हिय मतलब हृदय, जारा मतलब जलाता है। तो नागमती कहती हैं कि ये ठंड जो है, ये शीत जो है वो आग की तरह मुझ विरहणी को, मेरे हृदय को जला रहा है। सुलगी सुलगी दगधय भय छारा, और जिस तरीके से लकड़ी जो है सुलग सुलग कर जलती है और राख हो जाती है, वैसे ही ये विरह जो है मुझे धीरे धीरे करके पीड़ा दे दे कर सुलगा रही है और मेरे शरीर को राख कर रही है। सुलगी सुलगी दगधय, दग्ध दगध के जल रहा है मेरा शरीर, सुलग रहा है। भय मतलब होना, छारा मतलब खाक होना, या फिर जलकर जिस तरीके से राख हो जाती है लकड़ी, वैसे ही राख हो जाना। छारा, छारा यानी राख होना। यह दुख दगध न जाने कंतु, और मेरा प्रियतम, मेरा पति, मेरा प्रियतम जो है वो मेरे इस दुख को नहीं जानता कि मेरी पीड़ा मुझे, मेरे विरह जो है कितना मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है। यह दुख दगध, किस तरीके से इस पीड़ा से मैं दग्ध रही हूँ और सुलग रही हूँ, यह दुख न जाने कंतु, नहीं जानता कंतु यानी प्रियतम। जोबन जन्म करे भस्मंतु, जो कि सुलगा सुलगा कर जोबन यानी यौवन को और मेरे जन्म को भस्मंतु यानी भस्म कर रहा है। पिए सो कहे हु संदेशड़ा ए भवराए काग। अब नागमती जो हैं वो भवरा और काग, काग यानी कौवे को कहती हैं कि अगर उन्हें उनका प्रियतम मिले तो उनको मेरा संदेशा देना। पिए सो कहे हु संदेशड़ा, पिए यानी प्रियतम, सो से, कहे हु कहना, संदेशड़ा मेरा संदेश, ए भवरा ए काग, हे भवरे और हे काग कौवे, सौधनी बिरहें जरी मोई, तुम्हारी स्त्री विरह में जल रही है, तेहिक धुआं हम लाग, और उसी का धुआं जो है हमें लग गया है। आपने देखा होगा कि भंवरा और काग दोनों ही काले होते हैं। तो नागमती जो है वो ये बताती हैं, कहती हैं कि भंवरे और काग से कि तुम जब उड़ते हुए दूर निकल जाओ और अगर मेरे प्रियतम तुम्हें मिल जाए तो उनको मेरा संदेशा देना कि तुम्हारी स्त्री जो है वो तुम्हारे विरह में जल रही है और उसी का धुआं है जो हमें लगा है, जो हम इस तरह दिख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अगहन मास का जो विरह वर्णन है वो नागमती द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जायसी ने इस विषय को लेते हुए 12 मासा को लिखा है, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध उनकी रचना का एक हिस्सा माना जाता है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, अगहन के दिन घट रहे हैं, रातें बढ़ रही हैं। दूभर दुख सो जाई की मिकाढ़ी, दूभर हो रहा है इस दुख को सहना, कैसे सहा जाए। सो जाई किमी काढ़ी, सो कैसे इसे सहा जाए। अब धनी देवस बिरह भाराती, अब दिन भी जो है विरह, रात की विरह के समान असहनीय हो गए हैं। अब धनी देवस विरह भाराती यानी दिन भी जो है वो रात की विरह के समान पीड़ा दे रहे हैं। जरे विरह ज्यो दीपक बाती, और उसी तरीके से विरह जला रहा है जैसे दीपक में बाती जलता है। कापा हिया जनावा सियु, और ये शीत अब इतना जान पड़ता है, इतना महसूस हो रहा है कि हृदय भी कांप उठ रहा है। तो पे जाई होई संग पियू, वहाँ पर उन पर जाओ जो अपने प्रियतम के संग हैं। घर घर चीर रचा सब का हूँ, जहाँ घर घर शीत से बचने के गर्म कपड़े बनाए जा रहे हैं। सब कहीं मोर रूप रंग लेगा ना हूँ, और मेरे तो प्रियतम ही मेरा रूप रंग ले गए हैं। पलटी ने बहुरा गाजो बिछोई, एक बार भी पलट कर नहीं आया, लौट कर जो
छोड़ गया मेरा प्रियतम। अबहू फिरे फिरे संग रंग सोई। अभी भी अगर वो फिर के आ जाए, दोबारा आ जाए, तो मेरा वही रंग रूप वापस आ जाएगा। सियरी अग्नि बिरहनी हिया जारा, यह ठंड यह शीत जो है आग के समान मुझ विरहणी को मेरा हृदय जला रहा है। सुलग सुलग दगधह वह छारा, और सुलग सुलग कर दग्ध कर राख के समान हो गया है। यह दुख दगध न जाने कंतु, और यह दुख जो है, ये विरह जो है, पीड़ा जो पहुंचा रहा है, ये विरह जो पीड़ा पहुंचा रहा है, दुख दे रहा है, इसका दर्द जो है वो प्रियतम नहीं जानते। यौवन जन्म करे भस्मंतु, जो मेरे यौवन को और मेरे जन्म को भस्म करता जा रहा है, यानी खत्म करता जा रहा है। प्रिय सो कहे हूँ संदेशड़ा, प्रिय प्रिय से, प्रियतम से कहना मेरा संदेशा है। भवरा एकाग सौ धनी बिरहें जरी मुई, तुम्हारी स्त्री विरह में जल रही है। तेहिक, तेहिक यानी उसी का धुआं, हम लाग हमें लग गया है। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंग दिसि तापा। बिरह बाढ़ भा दारुण सिउ, कपि कपि मरो ले ही हरि जीव। कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। सौर सुपैती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियों बिछोई पंखी। बिरह सचान भवय तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। रकत ढरा मासु गरा, हाड़ भय सब संख। धनी सारस होई ररी मुई, आई समेटे हु पंख। पहले पद में हमने अगहन मास में मिलने वाली विरह पीड़ा जो नागमती सह रही हैं उसका वर्णन देखा, और इस भाग में हम देखेंगे कि नागमती अपने विरह की पीड़ा को किस तरीके से उन्हें पीड़ित कर रही है, उन्हें दुख पहुंचा रही है, और वो पीड़ा असहनीय पीड़ा है। और यहाँ पर उस विरह की जो पीड़ा है वो पूस मास की पीड़ा को यहाँ पर इस अंश में दिखाया है। तो देखते हैं नागमती के विरह का वर्णन जो है इस अंश में किस तरह से किया गया है पूस मास में। तो कहती हैं, पूस जाड़ थर थर तन कापा। पूस का जाड़ जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। हर कोई जानता है कि पूस माह का जो जाड़ है वो बहुत सबसे ज़्यादा ठंड वाला माना जाता है। तो पूस जाड़ थर थर तन कापा। नागमती कहती है कि पूस के जाड़ में तन जो है वो थर थर काँप रहा है। सूरज जड़ाई लंक दिसि तापा। सूरज यानी सूरज, जड़ाई यानी जाड़, लंक यानी लंका, दिसि यानी दिशा, तापा यानी ताप। नागमती कहती हैं कि लंक दिसि यानी जहाँ जिस दिशा में लंका है, यानी दक्षिण दिशा में। तो सूरज का ताप वहाँ बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर ताप में कमी आ जाने से जाड़ बढ़ गया है। सूरज जड़ाई लंक दिसि तापा। सूरज जो है अब वो लंक दिशा में यानी दक्षिण दिशा में, या फिर जहाँ लंका स्थित है वहाँ पर अपना ताप प्रचंड कर रहा है, और यहाँ जाड़ बढ़ रहा है जो कि पूस माह की जाड़ है, जिससे तन जो है वो थर थर काँप रहा है। बिरह बाड़ी भा दारुण सिउ। अब शीत बढ़ जाने से, अब यहाँ पे पूस माह की शीत का वर्णन किया जा रहा है, तो शीत कितने चरम पर है और कितना तेज है उसका प्रभाव, इसको बताने के लिए बता रही हैं कि किस तरीके से पूस की जो जाड़ है वो किस तरीके से उनकी विरह को बढ़ा रहा है, और उससे मिलने वाली पीड़ा भी असहनीय है। कहती हैं, बिरह बाढ़ी, विरह बढ़ गया है, भा यानी होना, दारुण यानी असहनीय, सिउ यानी शीत, शीत जो है अब असहनीय हो रहा है, और विरह जो है वो बढ़ता हुआ सा महसूस हो रहा है। कपि कपि मरऊं ले ही हरि जीव। कपि कपि काँप काँप कर ऐसा लगता है मैं तो मर ही जाऊंगी। ले ही हरि जीव, और हरि यानी श्री कृष्ण के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ईश्वर के लिए, इस ईश्वर के अर्थ में इसे लिया जाएगा। तो नागमती कहती हैं, ऐसा लगता है काँप काँप कर मैं तो मर ही जाऊंगी, और ले जाएंगे हरि मेरा प्राण। जीव मतलब जीव, जान या फिर प्राण, तो जीव यानी प्राण। तो कपि कपि मरऊं ले ही हरि जीव।
कब कब के मैं मर जाऊंगी और ईश्वर जो है वो मेरे प्राण ले जाएगा। कंत कहाँ हो लागो हियरे। नागमती कहती हैं कि हे कंत, कंत यानी प्रिय यानी पति या फिर प्रियतम, तो हे कंत कहाँ हो तुम, लगो मेरे हृदय से। लागो हियरे, लगो हियरे यानी हृदय से। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। पंथ यानी राह, अपार यानी असीमित, सूझ यानी समझ, नहीं नहीं, नियरे मतलब पास में। नागमती कहती है कि तुम्हारे पास तक पहुंचने के रास्ते बहुत हैं, अपार हैं, लेकिन समझ नहीं आता है तुम्हारे पास पहुंचा कैसे जाए। सौर सुपैती आवे जोड़ी। सौर सुपैती यानी जो ठंड से बचने वाले कपड़े हैं और ठंड से बचने वाले जो बिस्तर हैं, वो सभी जो हैं उनके इस्तेमाल के बावजूद भी जो है वो जूड़ी जो है जा नहीं रही है। जूड़ी यानी ठंड। सौर सुपैती आवे जूड़ी। सौर सुपैती है यानी सभी साधन हैं ठंड से बचने वाले, लेकिन तब भी जूड़ी आ रही है, ठंड लग रही है। जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी। जानहु सेज, जानो जैसे सेज, सेज यानी सोने की जो जगह है जिसे सेज कहा जाता है, वो ऐसा लगता है कि हिमाचल की बर्फ से ढक गई है, बूढ़ गई है। बूढ़ गई है मतलब डूब गई है। इस प्रकार से वो सेज जान पड़ रही है कि सेज पर सोने पर भी ठंड से राहत नहीं मिल रही है, और ना ही सौर सुपैती यानी ठंड से बचने वाले जो कपड़े हैं और बिस्तर है उनसे गर्माहट मिल रही है, और जूड़ी फिर भी आ रही है, और सेज ऐसा लग रहा है जैसे हिमाचल की बर्फ से ढकी हुई है या बूढ़ गई है या डूबी हुई है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला। अब यहाँ पर नागमती जो है अपने विरह को कितना पीड़ादायी है बताने के लिए, या वो दूसरों से भी कितनी निर्दयी स्थिति में है वो बताने के लिए उदाहरण देती हैं। कहती हैं चकई निसी बिछुरे दिन मिला। चकई पक्षी है जिसके विषय में कथा है कि चकई पक्षी जो हैं वो जोड़े में होते हैं, जो रात को बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। तो नागमती कहती हैं कि चकई भी मुझसे अच्छे हैं जो रात में बिछुड़ तो जाते हैं लेकिन दिन में तो मिल जाते हैं। एक वक्त का विरह उन्हें मिलता है लेकिन दूसरे ही वक्त वो अपने प्रिय से मिल जाते हैं। चकई निसी बिछुड़े, निसी यानी रात, बिछुड़े मतलब बिछड़ जाते हैं, दिन दिन, मिला मतलब मिल जाते हैं। चकई दिन रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। हाँ निसी बासर बिरह कोकिला। मैं तो उस कोकिला, कोकिला यानी कोयल के समान हूँ, जो हाँ निसी बासर बिरह कोकिला, जो हम तो वो हैं कोकिला के समान जो निसी रात को और दिन को भी विरह सहती हैं। यानी हम कोकिला के समान हैं, कोयल के समान हैं जो दिन और रात दोनों ही वक्त विरह सहती हैं। रैनी अकेली साथ नहीं सकी। दिन भर तो सखियां साथ रहती हैं लेकिन रात में वो भी चली जाती हैं। रैनी यानी रात, अकेली अकेली, साथ नहीं सकी। रात में अकेली होती हूँ, सखियां भी साथ नहीं होती। कैसे जियो बिछोही पंखी। और इस तरह कैसे जिए, कैसे जियो यानी कैसे जिया जाए, बिछोही पंखी, बिछड़ कर बिछोही पंखी के समान, यानी विरह को सह रहे पक्षियों के समान। चाहे वो पक्षी नर हो चाहे वो मादा है, तो वो बिछड़े हुए उन पक्षियों के समान कैसे जिया जाए विरह को सहते हुए। विरह सचान भवे तन चाड़ा। अब यहाँ पर बाज के समान जो है अपने विरह को भयंकर बता रही हैं, और अपने विरह को भयंकर रूप में प्रदर्शित करने के लिए वो बाज का उदाहरण पेश करते हुए कहती हैं कि वो बाज के समान कितना भयंकर है, कितना प्रचंड है, और कितना वो हावी होने वाला है जो मुझे खाने को तैयार है। विरह सचान भवे, भवे मतलब हो गया है। तन चाड़ा, तन यानी शरीर, चाड़ा मतलब प्रचंड। तो विरह जो है वो बाज के समान, सचान यानी बाज, विरह जो है वो बाज के समान, उसका तन जो है प्रचंड सा हो गया है। कहने का अर्थ जिस प्रकार से बाज प्रचंड होता है, विशाल होता है, भयंकर होता है, वैसा ही रूप उसके विरह ने भी ले लिया है। अब वो विरह जो है वो भयंकर हो रहा है, प्रचंड हो रहा है और हावी हो रहा है। जियत खाई मुँह नहीं छोड़ा।
मुझे ऐसा लगता है कि अब ये विरह रूपी जो बाज है, जिस प्रकार से छोटे पक्षियों पर, जानवरों पर हमला कर देता है, उन्हें जीते जी उन पर अपना वार करके उन्हें अपना आहार बना लेता है, वैसे ही ये विरह भी जो है मुझे जीते जी खा जाएगा। मुँह नहीं छाड़ा, मुझे नहीं छोड़ेगा। रकत ढरा, रक्त सब बह गया, मांसू गरा, मांस सब गल गया। हाड़ भय सब शंख, हाड़ यानी हड्डियाँ, भय मतलब हो गए, सब शंख, शंख के समान खोखले हो गए हैं। धनी सारस हुई ररी मुई, यह स्त्री, धनी यानी स्त्री, यह स्त्री जो है वो उस तरह हो गई है, उस मादा सारस की तरह हुई ररी मुई, जो अपने दुख को चिल्लाकर और रोकर व्यक्त करती है और साथ ही इतनी कमज़ोर हो जाती है कि अब उसके शरीर से उसके प्राण निकल जाते हैं और सिर्फ पंख ही पंख समेटने को दिख जाते हैं। आई समेटा हूँ पंख, और पंख जो है समेटने को रह जाते हैं। उस प्रकार उनका विरह जो है उन्हें खाने को तैयार है और उसने भयंकर रूप ले लिया है, प्रचंड रूप धारण कर लिया है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पूस जाड़ थर थर तन कापा, पूस के जाड़ से शरीर जो है वो थर थर काँप रहा है। सूरज जड़ाई लंक दिसी तापा, जाड़ बढ़ गया है क्योंकि सूरज जो है अब लंका के दिशा में यानी दक्षिण दिशा में अपना ताप बढ़ा रहा है। बिरह बाड़ी बा दारुण शिव, बिरह जो है वो बढ़ गया है और शीत जो है वो अब दारुण होता जा रहा है। काँप काँप के ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगी और हरि जो है वो मेरे प्राण ले जाएंगे। कंत कहाँ हो हृदय से लगाओ, पंथ अपार है पर समझ नहीं आता पास कैसे आया जाए। सौर सुपैती आवे जुड़ी, ठंड से बचने के सभी साधन हैं, कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, गर्म बिस्तर है, पर फिर भी जूड़ी आती है, ठंड लगती है। जानो सेज हिमाचल बूढ़ी, जानो सेज जो है वो भी हिमाचल की बर्फ से ढक गई है, डूब गई है। चकई जो है वो मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। हौनी सी बासर विरा कोकिला, और मैं जो हूँ वो कोकिला के समान हूँ, कोयल के समान हूँ, जो दिन और रात दोनों समय विरह को सहती है। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, रात भी अकेले रहती हूँ, साथ में सखियाँ नहीं होती हैं। कैसे जियूं बिछोही पंखी, बिछड़े हुए पक्षियों की तरह ऐसे कैसे जिया जाए। मेरा विरह जो है वो बाज के समान हो गया है और विशाल और प्रचंड शरीर लिए हुए, जियत खाए मोह नहीं छाड़ा, जीते जी मुझे जो खा जाएगा और मुझे नहीं छोड़ेगा। रक्त ढर गया है, मांस जो है वो गल गए हैं, हाड़ जो है वो शंख के समान खोखले हो गए हैं। हाड़ भय सब शंख, भय मतलब होना, हाड़ जो है वो शंख के समान खोखले हो गए हैं। मादा सारस के समान मैं अपने दुख को रोकर व्यक्त कर रही हूँ और सिर्फ अब शरीर में प्राण भी नहीं बचे। विरह ने उसको इस प्रकार से समाप्त कर दिया है, अब सिर्फ और सिर्फ पंख समेटने को दिख रहे हैं। लागेउ माह परय अब पाला, बिरह काल भयउ जड़काला। पहल पहल तन रुई जो झाँपे, हहली हहली अधिकौ हिय काँपे। आई सूर होई तपुर नाहन, ते ही बिनु जाड़ न छूटे माहा। एही मास उपजे रस मूलु, तू सो भवर मोर जोबन फूलु। नैन चुवही जस माहुट नीरू, ते ही जल अंग लग लाग सरचीरू। टूटहि बुंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, गिय नहीं हार रही होई डोरा। तुम बिनु कंता धनी हरुई, तन तिनुवर भा डोल। तेही पर बिरह जराई के, चहे उड़ावा झोल। जैसा कि यह अंश जो है वो 12 मासा का है, जिसके अंतर्गत 12 महीनों में अलग अलग महीनों में किस तरीके से मौसम की मार से विरह की पीड़ा और भी बढ़ जाती है और नागमती का जो विरह है वो किस प्रकार से उन पर प्रहार कर रहा है, उन्हें तकलीफ दे रहा है, उसको बताया जाता है और यही विषय है। इस अंश में हम माघ मास में विरह जो पीड़ा दे रहा है नागमती को वो बताया गया है, जिसके अंतर्गत इस अंश में हम इस विषय को समझेंगे।
तो माघ महीने में किस प्रकार से विरह पीड़ा दे रहा है नागमती को, यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। लागेउ माह परय अब पाला। माघ जो कि जनवरी के आखिरी हफ्तों में और फरवरी के शुरुआती हफ्तों के महीने को हिंदी महीने के नाम से माघ नाम से पुकारा जाता है, बोला जाता है। नागमती कहती हैं लागेउ माह परय अब पाला, कहती हैं माघ लग गया है। लागेउ लगना, माह यानी माघ, माघ का महीना लग गया है। परय अब पाला, परय मतलब पड़ना, अब पाला, पाला यानी कोहरा और धुंध पड़ना, कोहरा पड़ना और कड़ाके की ठंड पड़ना। तो माघ लग गया है और पाला पड़ने लगा है। बिरहा काल भयो जड़ काला। बिरहा काल, विरह मतलब अलग होना, विरह काल यानी समय, जो विरह काल का ये समय है, भयउ यानी होना, जड़ काला यानी मृत्यु के समान। माघ के इस महीने में जब पाला पड़ना शुरू हो गया है तो ये विरह काल भी जो है वो मृत्यु के समान हो गया है। पहल पहल तन रुई जो झांपे। और इस माघ महीने की ठंड से जो नागमती का तन है, शरीर है, वो रुई के समान हल्का कोमल हो गया है, जो ठंड से कांप रहा है। पहल पहल, पहले तो यह तन यानी शरीर रुई जो झांपे, रुई के समान कांप रहा है। झांपे यानी कांप रहा है। हहली हहली अधिको हिय कांपे। और हहर हहर के अधिकता से हिय हृदय कांपे, कांप रहा है। पहले तो इस माघ महीने की ठंड की वजह से तन जो है, शरीर जो है नागमती का, वो रुई के समान कोमल हो गया है, हल्का हो गया है, जो रुई के समान बेजान सा महसूस हो रहा है और ठंड से कांप रहा है। और दूसरा, इस ठंड से हृदय भी कांपने लगा है। आई सूर होई तपूरे नाहा। जिस प्रकार से ठंड माह में सूर्य के जो ताप है वो लोगों को ठंड से बचाता है और राहत देता है, वैसे ही नागमती के लिए उनके प्रिय द्वारा उनका मिलना सूर्य के ताप के समान राहत देने वाला लगता है। और वो कहती हैं आई सूर, आई आना, सूर यानी सूर्य, होई होना, तपु ताप, रे नाहा, नाहा यानी प्रिय। हे प्रिय, तुम्हारा आना या तुम्हारा होना सूर्य के ताप के समान है। ते ही बिनु जाड़ न छूटे माहा। ते ही यानी उसके, बिनु बिना, जाड़ न छूटे, जाड़ नहीं छूटता, माहा मेरा। जिस प्रकार से ठंड में बिना सूर्य के ताप से ठंड नहीं जाती है, वैसे ही यह जाड़ भी मुझसे नहीं छूटता है प्रिय तुम्हारे बिना। एही मास उपजय रस मूलु। और इसी माह में, माह महीने में उपजय उत्पन्न होता है या उपजता है रस मूलु, रस, और मूलु यानी मूल रूप से जो रस है, मूल रस। साहित्य में और काव्य में मूल रस श्रृंगार रस को कहा गया, जिसके दो भाग होते हैं, एक श्रृंगार, एक संयोग रस और एक वियोग रस। संयोग रस में नायक और नायिका के मिलने की स्थिति को दिखाया जाता है, वियोग में दोनों के अलग होने की स्थिति को दिखाया जाता है। जिसमें से दूसरा प्रकार विरह वर्णन, हम वियोग वर्णन पढ़ रहे हैं, जिसमें यहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हैं। तो नागमती कहती हैं कि वो विरह से तो पीड़ित हैं, लेकिन इसी माह में जिस प्रकार प्रकृति में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं जो कि मूल रस है प्रकृति का, वैसे ही मेरे हृदय में पनपने वाला वो मूल रस भी पनप रहा है इसी माह में, यानी उनके हृदय में अपने प्रिय के प्रति प्रेम उपज रहा है। तू सो भवर मोर जोबन फूलू। तू सो, तुम तो भवर, भवर यानी भवरा हो, मोर जोबन, मोर यानी मेरा, जोबन यानी यौवन, फूलू फूल। नागमती कहते हैं कि तुम अपने प्रिय के लिए कि वो भंवरे के समान है और मेरा यौवन जो है वो फूल की तरह है। नैन चुवही जस माहुट नीरू। और अपने प्रिय से अलग होने के वजह से और विरह की पीड़ा मिलने की वजह से उनकी आंखें जो हैं वो दिन रात उससे आंसू गिर रहे हैं। तो नागमती कहती हैं नैन चुवही, नैन यानी आँख, चुवही मतलब चूना या फिर गिरना या फिर बहना।
यानी नैनों से, आँखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। जस जैसे, माहुट, माहुट यानी माघ महीने में होने वाली वर्षा को माहुट कहा जाता है। नीरू यानी जल, यानी जैसे माघ महीने में होने वाली वर्षा का जल गिर रहा हो, मेरी आंखों से ऐसी जलधारा गिर रही है। ते ही जल अंग लाग सर चीरू, ते ही उसी का जल, जल अंग लाग, अंग से लग रहा है, सर चीरू और कपड़ों को भिगो रहा है, सराबोर कर रहा है। टूट ही बुंद पर ही जस ओला, और उन्हीं आँखों से गिरा हुआ जो ये जल है, आंसू है। टूट ही बूंद पर ही नहीं मतलब पड़ना, जस ओला, ओला के ओला, जिस तरीके से ओला गिरता है और कठोर और ठंड होता है, ठंडा होता है, वैसे ही ये आंसू जो है वो मेरे लिए ओला के समान हो रहे हैं। टूटे ही बूंद यानी आँखों से बूंदें जो गिर रही हैं आंसू की, वो ओले के समान पड़ रही हैं। विरह पवन होई मारे झोला, विरह जो है वो अब पवन के समान हो गया है। विरह, विरह, पवन यानी हवा, होई यानी होना, मारे यानी कि मारे झोला, झोला मारे झोला यानी झकझोर देना। जिस तरीके से तेज हवा चलती है और वस्तुएं हों या इंसान हो, वो उन्हें झकझोर देता है, तो विरह जो है नागमती के लिए उस तेज पवन के समान हो गया है जो झकझोर दे रहा है। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, अब क्योंकि वो विरह की पीड़ा को सह रही हैं, उनके प्रियतम यहाँ नहीं है, तो नागमती कहती हैं केहिक सिंगार को, केहिक यानी किसके लिए, सिंगार करूं, पहिर पटोरा, पहिर पहनना, पटोरा यानी रेशमी वस्त्र, किसके लिए श्रृंगार करूं और किसके लिए रेशमी वस्त्रों को मैं पहनूं। गिये नहीं हार रही होई डोरा, गिये यानी गर्दन, नहीं मतलब नहीं, हार यानी हार, रही होई डोरा, डोरा यानी डोर, यानी गले में हार भी पहनने का अब उनका मन नहीं करता। तुम बिन कंता धनी हरुई, तुम यानी तुम, बिनु मतलब बिना, कंता यानी प्रिय, धनी या स्त्री या फिर तुम्हारी पत्नी, हरुई मतलब कांटे के समान हो गई है विरह में। हे प्रिय, हे कंता, तुम्हारे विरह में यह स्त्री, धनी यानी स्त्री, हरुई कांटे के समान हो गई है। तुम बिनु, तुम्हारे बिना, कंता यह स्त्री कांटे के समान हो गई है। और तन तिनुवर भा डोल, तन जो है, तन यानी शरीर, तिनुवर मतलब तिनका, भा मतलब हो गया है, डोल मतलब डोलना, तन जो है वो तिनके के समान हो गया है। ते ही पर बिरह जराई के, और उस पर भी शरीर जो है वो कांटे के समान हो गया है, तिनके के समान हो गया है, और उस पर भी विरह जो है उसे जला रहा है। ते ही पर, उस पर, बिरह जराई के, विरह जलाकर, चाहे उड़ावा झोल, चाहता है उड़ा देना। तो इस तरीके से माघ महीने में नागमती को उनका विरह किस तरीके से और पीड़ा दे रहा है वो यहाँ पर दिखाया गया। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। लागेव माह परयब पाला, माह लग गया है, माघ का महीना लग गया है और पाला पड़ रहा है। विरह काल भयो जड़काला, विरह काल जड़काल मृत्यु के समान हो गया है। पहल पहल तन रुई जो झाँपे, पहले पहले तो शरीर रुई सा काँप रहा है। हहली हहली अधिको हय काँपे, और हहर हहर के हृदय भी अधिक काँपने लगा है। आई सूर होई तपुरे नाहा, तुम्हारा आना है प्रियतम सूर्य के ताप के समान है। ते ही बिनु जाड़ न छूटे माहा, जिसके बिना मेरा जाड़ नहीं छूटता। एही मास उपजय रस मूलो, इसी महीने में मूल रस भी उपजता है। तू सो भवर मोर जोबन फूलो, जहाँ तुम भंवरे के समान हो और मेरा यौवन फूल के समान है। नैन जो वहीं जस माहुट नीरू, नैनों से, आँखों से निरंतर जलधारा बह रही है, जैसे माघ महीने की वर्षा का पानी। ते ही जल अंग लाग सर चिरू, जिसका जल अंग लगकर वस्त्रों को भी सराबोर कर रहा है। टूटे ही बूंद परही जस ओला, और बूंदों का लगातार गिरते रहने से, टूटे ही बूंद परही जस ओला, और उन्हीं बूंदों का गिरना ओले के समान पड़ रहा है। बिरह पवन होई मारे झोला,
विरह पवन के समान होकर झकझोरे मार रहा है। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, किसके लिए सिंगार करूं और रेशमी वस्त्रों को पहनूं। गिये नहीं हार रही हुई डोरा, गले में हार भी नहीं डाला जाता। तुम बिनु कंत धनी हरुई, तुम्हारे बिना हे कंता हे प्रिय। यह स्त्री कांटे के समान हो गई है और शरीर तिनके के समान हो गया है। ते ही पर बिरह जराई के, उस पर भी यह विरह जलाकर चाहे उड़ावा झोल उड़ा चाहता है इसको उड़ा देना। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सीव जाई कि मिसहा। तन जस पियर पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन हुई झोरा। तरिवर झरे झरे बन ढाका, भैयन पत्त फूल फर साखा। करिन बनाफती कीन हुलासु, मुँह कह भाजंग जग दून उदासु। फाग करहि सब चाचरी जोरी, मोही जियलाय दीन जसी होरी। जोपे पियहि जरत अस भावा, जरत मरत मोही रोस न आवा। रातिहु देवस इह मन मोरे, लागो कंत छार ज्यों तोरे। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाऊ। मकुते ही मारग होई परो, कंत धरे जहाँ पाओ। जैसा कि इसी पाठ के 3 अंश हम पढ़ चुके हैं और विषय हमें मालूम है कि यहाँ पर नागमती के विरह का वर्णन प्रस्तुत किया गया है और इन सभी पद्यांशों का जो नाम है वो है 12 मासा, जिसके अंतर्गत नागमती का विरह जो है वो 12 महीनों में अलग अलग तरीके से किस तरह उन्हें पीड़ा दे रहा है वो बताया गया है। यहाँ चौथा पद्यांश जो है वो फागुन माह के पीड़ा को बयान कर रहा है, जो नागमती के विरह में उन्हें सहना पड़ रहा है। फागुन माह जिसे फाल्गुन कहा जाता है और ये फरवरी के आखिरी सप्ताह में और मार्च के शुरुआती सप्ताह को बोला जाता है फाल्गुन, जिसमें होली आती है और मौसम बदलता दिखता है, प्रकृति में कुछ परिवर्तन होते दिखाई देते हैं। उन्हीं सबको साथ ले चलते हुए नागमती अपने विरह की पीड़ा को किस प्रकार सह रही हैं फागुन महीने में इस पद्यांश में देखेंगे। फागुन पवन झकोरे बहा। अब फागुन माह में क्या हो रहा है, शीत है, ठंड है अभी जो शरीर को महसूस हो रही है, लेकिन किस तरीके से, हवा के झकोरे चलते हैं, हवा बहुत तेज तेज चलने लगती है। तो फागुन में पवन के झकोरे बहने लगते हैं। फागुन यानी फागुन का महीना, पवन यानी पवन, झकोरे यानी पवन के तेज तेज झोंके, बहा मतलब बहना। फागुन आया है और ये फागुन जो है पवन के तेज झोंके बहाते हुए ला रहा है। चौगुन सीव जाय कि मिसहा। चौगुन यानी 4 गुना, सीव मतलब शीत यानी ठंड, जाय किमी कैसे, सहा। तो फागुन माह में ठंड तो है ही, लेकिन हवा के झोंके तेजी से बह रहे हैं, जिससे शीत जो है वो चारों ओर बढ़ गई है और भी ज़्यादा। तो शीत जो है वो 4 गुना महसूस हो रही है। 4 गुना यानी बहुत ज़्यादा। तो नागमती कहती हैं कि फागुन का माह जो है पवन के झोंकों के साथ बहता दिखाई दे रहा है और 4 गुना शीत जो बढ़ गया है, अब वो कैसे सहा जाए। तन जस पियर पात भा मोरा। अब इसी महीने में हम देखेंगे कि प्रकृति में जो पेड़ पौधों पे उनकी पुरानी पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं और नई नई कोपलें आने लगती हैं। फूल रंग बिरंगे चारों तरफ दिखाई देते हैं, सुगंध फैल जाती है, फल लग जाते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं। तो उसी प्रकार से नागमती अपने आप को देखते हुए कहती हैं, जिस तरीके से पीले पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, उसी प्रकार विरह को सहकर फागुन माह जैसे प्राकृतिक प्रभाव को सहते हुए जैसे पेड़ पौधे अपनी पुरानी पत्तियां गिरा देते हैं, वैसे ही नागमती विरह की पीड़ा को सह सह के अपने यौवन को और अपने शरीर के जो बल है उसको खोती जा रही हैं। तो तन जस पियर पात भा मोरा। तन यानी शरीर, जस जैसे, पियर पीला, पात
पत्ता, भा, होना, मोरा, मेरा। नागमती कहती हैं कि मेरा तन जो है वो पीले पत्ते के समान हो गया है। किस लिए? फागुन माह में 4 गुना शीत बढ़ने से, पवन के झोंके बहने से शीत का प्रभाव उन पर इतना ज़्यादा है कि वो विरह की पीड़ा की वजह से कमज़ोर तो थी ही, शीत के प्रभाव से वो और भी कमज़ोर होती जा रही है, पीले पत्ते के समान। विरह न रहे पवन होई झोरा, पवन होई झोरा। पवन यानी हवा, होई मतलब होना, झोरा यानी पवन के झोंके। विरह न रहे, विरह यानी विरह, ना रहे मतलब ना रहे। अब ऐसा लगता है कि फागुन माह में चलने वाले हवा के जो झोंके हैं वो विरह की तरह मुझे झकझोर देंगे। कहने का अर्थ है कि जिस तरीके से फागुन माह में जो हवा चलती है वो इतनी तेज होती है कि वो झकझोर देती है, वैसे ही मेरा विरह जो है मुझे झकझोर रहा है। तरिवर झरे झरे बन ढाका। तरिवर यानी तरुवर, झरे मतलब झरना यानी झड़ना, झरे मतलब झड़ना, बन यानी वन, ढाका मतलब ढाक। तो आगे वो कहती हैं कि फागुन माह में प्रकृति के प्रभाव से जो तरुवर हैं वो झड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पुराने पत्ते पीले पड़ गए और वो झड़ते चले जा रहे हैं। वैसे ही वन, ढाका, ढाका यानी ढाक के वन, वो भी झड़ते जा रहे हैं। भई अनपत्त फूल फर शाखा, और सभी वृक्ष जो है अनपत्त हो रहे हैं। भई मतलब होना, अनपत्त यानी पत्तों के बिना हो रहे हैं। फूल फर शाखा, फूल यानी फूल, फर यानी फल, शाखा यानी शाखा। अब वहाँ उन वृक्षों में नई शाखाएं फूट रही हैं और फूल लग रहे हैं और उन पर फल लग रहे हैं। करिन बनावती कीन हिला हुलासु। अब फागुन माह में पीले पत्ते पौधों से झड़कर, पेड़ों से झड़कर गिरते तो हैं, साथ ही उन वनस्पतियों में एक नया उल्लास देखने को मिलता है। नया उल्लास कैसे? उनमें नई नई कोपलें फूटती हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, उनमें फल लगते हैं, उनमें फूल लगते हैं, तो ये उल्लास भी उनमें दिखता है। करिन, करिन मतलब कर रहे हैं या करते हैं, बनावटी यानी वनस्पति, कीन मतलब करना, हुलासु मतलब उल्लास। तो वनस्पति जगत जो है वो उल्लास करता हुआ दिख रहा है, यानी खुश दिख रहा है। मोह कहाँ भा दन जग दून उदासु। मोह कहाँ भा, मोह यानी मुझे, कहाँ मतलब कहाँ, भा मतलब होगा, हुआ, जग यानी जगत संसार, दून मतलब दूना, उदासु मतलब उदास। पर मुझे ये उल्लास कहाँ, मेरे लिए तो यह जग जो है दुगना उदास सा महसूस होता है। फाग करही सब चाचरी जोरी, और इसी महीने में क्योंकि फाग आता है यानी होली आती है, तो लोग जो हैं वो फाग करते हैं चाचर जोड़कर। चाचर यानी फाग यानी होली खेलने का एक तरीका है, तो चाचरी उसे कहा जाता है। तो फाग यानी फाग भी गाया जाता है होली के दिनों में। तो फाग करही, फाग करते हैं सब चाचरी जोड़ी, सब चाचरी जोड़कर। मोही जिए लाए दीन ही जैसी होरी। मोही जिए लाई, मुझे, मोही मतलब मुझे, जिए मतलब हृदय में, लाई मतलब ला देता है, दीन ही जैसी होरी दे देता है जैसे, होरी, होरी यानी जिस तरीके से होलिका दहन होता है फाग खेलने से पहले, वैसे ही मेरे हृदय में किसी ने जैसे होली की सी आग लगा दी हो। क्यों? क्योंकि क्यों उन्हें समाज से और प्रकृति से विपरीत सब कुछ महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके प्रियतम उनके पास नहीं है, वो विरह की पीड़ा सह रही हैं। इसलिए जहाँ एक तरफ प्रकृति में उल्लास दिख रहा है, उसमें नए नए फल, पत्तियाँ, फूल दिख रहे हैं, लेकिन नागमती अपने आप को फिर भी दुगना में उदास महसूस कर रही हैं। दूसरी तरफ जहाँ सभी फाग खेल रहे हैं चाचरी जोड़कर, वहीं नागमती को ऐसा लगता है कि उनके हृदय में होलिका दहन हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके प्रियतम जो है उनके पास नहीं है, उन्हें विरह की पीड़ा सहनी पड़ रही है।
जौ पे पियहि जरत असभावा। अब क्योंकि उनके हृदय में उन्हें महसूस हो रहा है जैसे किसी ने होलिका दहन जैसी आग लगा दी हो, तो उस दहन से उन्हें ऐसा लगता है कि जौ पे पियहि, इस पर अगर उनके प्रियतम आ जाते हैं, जौ पे उस पर अगर उनके प्रियतम आ जाते हैं, जरत असभावा, जरत जलते हुए, असभावा जलते हुए, इस तरह अगर उनके प्रियतम आ जाते हैं तो जरत मरत मोहि रोष नावा, तो उस पर भी मुझे जलते मरते हुए, मोहि मुझे, जरत जलते हुए, मरत मरते हुए, मोहि मुझे, रोष यानी रोष यानी गुस्सा या फिर किसी बात का मलाल, ना मतलब नहीं, आवा मतलब आएगा। तो नागमती कहती हैं कि मेरे हृदय में जैसे मुझे महसूस हो रहा है कि होलिका दहन जैसी आग लगी हो, लेकिन अगर इस पर भी अगर मेरे प्रियतम आ जाते हैं मेरे पास, मेरे जलते हुए भी, तो जलते मरते हुए भी मुझे रोष नहीं आएगा। राति हूँ देवस यह मन मोरे, राति हूँ मतलब रात, देवस यानी दिन, यह मतलब यही, मन मन, मोरे मतलब मेरे, रात दिन यही मेरे मन में आता है। लागों कंत छार ज्यों तोरे, जिस तरीके से कोई भी चीज़ जलकर राख हो जाती है, वैसे ही नागमती महसूस करती हैं कि विरह की पीड़ा में जलकर जब उनका शरीर जो है वो राख हो जाएगा, तो वो चाहती हैं कि वो राख भी जो है उन अपने प्रियतम के किसी भी तरह से उनके काम आ जाए। लागों कंत, लागों कंत, कंत यानी प्रियतम, लागो मतलब लगना, प्रियतम से लगकर छार, छार के रूप में भी, छार यानी राख के रूप में भी, जेऊं तोरे किसी तरह काम तुम्हारे आ जाऊं। यह तन जारो छार के, यह तन जारो मतलब जलाकर, छार करके, राख करके, कहूँ कि पवन उड़ाओ, और पवन से कहूँ कि उसे उड़ा ले जाओ। मकु ते ही मार्ग होई परो, मकु मानो इस तरह जैसे ते ही मार्ग होई परो, ते ही उनके मार्ग, मार्ग होई, हो होना, परो मतलब पढ़ना, कि मैं अपने इस तन को विरह की पीड़ा में जलाकर अपनी इस राख को पवन से कहूँ कि वहाँ उड़ा ले जाए जहाँ मेरे प्रियतम जिस मार्ग पर हों, और कंत धरे जहाँ पाऊँ, और उनके पैरों में लग जाऊं जहाँ से मेरे कंत यानी प्रियतम जिस राह से होकर गुजर रहे हों। तो इस तरीके से अपनी विरह की पीड़ा को सह रही हैं, और विरह की पीड़ा सहते सहते उनका शरीर राख होता चला जा रहा है, लेकिन वो फिर भी चाहती हैं कि उनके प्रियतम उन्हें मिल जाए, और वो राख भी उनके शरीर की जो है किसी न किसी तरीके से उनके प्रियतम के काम आ जाए। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। फागुन पवन झकोरे बहा, फागुन में पवन के झोंके बह रहे हैं। चौगुन सीव जाय की मिसहा, चौगुना शीत अब कैसे सहा जाए। तन जस पियर पात भामोरा, तन मेरा जैसे पीले पत्ते के समान हो गया है। बिरा न रहे पवन होई झोरा, और जिस तरीके से फागुन माह के पवन जो है झकझोर देता है, वैसे ही मेरा विरह जो है मुझे झकझोर रहा है। तरुवर झरे झरे बन ढाका, तरुवर झड़ रहे हैं और ढाक के वन भी झड़ रहे हैं। भई अनपत फूल फर शाखा, और सभी वन और सभी वन और वनस्पति और पेड़ पौधे जो हैं वो अनपत्त हो रहे हैं, पत्तों से रहित हो रहे हैं, और उन पे फूल फल और शाखाएं नई नई दिख रही हैं। करिन बनावती कीन उल्लासु, और सभी वनस्पति जगत जो है उल्लास करता हुआ दिख रहा है। मोह कहाँ भा जग दून उदासु, पर मुझे यह उल्लास कहाँ, मेरे लिए तो यह जग और भी दुगना उदास महसूस हो रहा है। फाग कर ही सब चाचरी जोड़ी, सभी फाग कर रहे हैं, फाग खेल रहे हैं चाचरी जोड़कर। मोही ही जिए लाए दिन ही जैसे होरी, मेरे हृदय में तो जैसे किसी ने होली की आग जला दी हो। जौ पे पियहि जरत असभावा, इस पर भी अगर जलते हुए मेरे प्रियतम आ जाए तो जरत मरत मोहि रोष न आवा, जलते मरते हुए भी मुझे रोष नहीं आएगा। रात ही देवस यह मन मोरे, रात दिन यही मेरे मन में आता है। लागों कंत छार ज्यों तोरे, कि अपने प्रियतम के तन से मैं छार बन के भी किसी न किसी तरीके से उनके काम आ जाऊं। यह तन जारो छार के, यह तन जलाकर छार बनकर, राख बनकर, पवन से कहूं कि इसे वहां उड़ा ले जाओ।
मकुते ही मार्ग होई परो, जिस मार्ग पर मेरे कंत के यानी प्रियतम के पग पड़ते हों, कंत धरे जहाँ पाऊं, और प्रियतम जहाँ जहाँ अपने पैर धरे वहाँ वहाँ यह राख मेरे शरीर की उनके पैरों से लग जाए। प्रश्न नंबर 1, वैशाख मास में नागमती की वेदना क्यों बढ़ जाती है? जैसा कि हम जानते हैं कि 12 मासा जिसमें हमने कई पदों को पढ़ा है और उसमें एक ही विषय की चर्चा की गई है कि नायिका का जो विरह है, वर्णन है, विरह वेदना है, उसको किस तरीके से कवि ने बताया है। और 12 महीनों की तो वहाँ पर जो पद हैं वो तो नहीं दिए हैं, कुछ गिने चुने महीनों के ही जो पद हैं जिसमें कि ये बताया गया कि नायिका जो है उन महीनों में किस तरीके से विरह से पीड़ित है। तो उसी से एक प्रश्न लिया गया कि वैशाख मास में नागमती की वेदना क्यों बढ़ जाती है। और साथ ही आप इन 12 मासा के जो पद हैं उनको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पर मौजूद पाएंगे। आप उन्हें जरूर पढ़े समझे, और साथ ही आप चाइसी का जो जीवन परिचय है वो भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद ही आप प्रश्नों को देखें जिससे कि आपको प्रश्न जो है और उसके उत्तर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सके। प्रश्न जो है हमारा ये कह रहा है कि वैशाख मास में नागमती की जो वेदना है वो क्यों बढ़ जाती है। मतलब नागमती की वेदना तो है ही, वो पीड़ित है, परेशान तो है, विरह में दुखी तो है, लेकिन वैशाख मास में वो बढ़ क्यों जाती है। वैशाख मास में इतनी अधिक गर्मी हो जाती है कि रेशमी वस्त्र और चंदन जैसे शीतल पदार्थ भी शरीर में अग्नि जैसे दाह यानी आग को उत्पन्न करने लगते हैं। तपता हुआ सूर्य हिमालय की ओर जाना चाहता है, परंतु ऐसा लगता है मानो उसने विरह रूपी वज्र अग्नि का रथ नागमती के सम्मुख हाँक दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने विरह रूपी यानी विरह के रूप में वो वज्र अग्नि का जो रथ है उसको नागमती की तरफ भेज दिया, हाँक दिया है, जिससे कि उसकी विरह पीड़ा जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो वैशाख मास में नागमती की वेदना जो है इसी वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी है, रेशमी वस्त्र और चंदन भी जो है अपनी शीतलता नहीं दे पा रहे हैं, और साथ ही विरह की जो वेदना है, पीड़ा है, वो तो देह में अग्नि उत्पन्न कर ही रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ऋतु है उसने भी विरह रूपी वज्राग्नि का जो रथ है वो नागमती के सम्मुख जो है भेज दिया है, जिससे कि उसकी विरह की पीड़ा और भी बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 2, पूस मास में नागमती की दशा कैसी हो जाती है। तो पूस मास का वर्णन भी हमने पढ़ा है वहाँ पर, जिसमें बताते हैं कि नागमती की दशा कैसे हो जाती है। तो पूस माह के आने पर नागमती का जो शरीर है वो ठंड से थर-थर कांपने लगता है। वह कहती है कि अब तो अपने प्रियतम के हृदय से लगकर ही उसे चैन मिलेगा। यानी कि पूस मास में तो बहुत ठंड होती है, हर किसी को ठंड लगती है, सिर्फ विरह में पीड़ित व्यक्ति को ही ठंड नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नायिका की। नायिका को विरह की पीड़ा में जलना है और वो किस तरीके से पीड़ित है, जल रही है विरह की पीड़ा में। लेकिन वो ये कहती है कि पूस माह में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि उसका शरीर जो है वो थर थर काँप रहा है। अब वो सिर्फ और सिर्फ प्रियतम से गले लगकर या हृदय लगकर जो है उसे चैन मिलेगा। उसकी रज़ाई भी बहुत हल्की है, जिसे ओढ़कर भी ठंड लगती रहती है। उसकी शैया यानी कि बिस्तर वो इतना ठंडा हो गया मानो जैसे हिमालय की बर्फ जैसे में डूबी हुई हो। तो पूस माह का यह इफेक्ट है कि चारों तरफ बहुत मौसम ठंडा है, जिसकी वजह से विरह में पीड़ित नायिका जो है, नागमती जो है, उसकी विरह पीड़ा और भी बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 3, तुम बिन कंता धनी हरुई तन तिनुवर भा डोल के संदर्भ में नागमती की विरह व्यथा का वर्णन कीजिए। जब हमने इस पंक्ति को पढ़ा समझा, जिसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से नायिका जो है विरह में पीड़ा और दुख को सह रही है और वो कितनी ज़्यादा दुखी है, तो इस तरीके से ये पंक्ति हमें क्या बताती है और इसमें विरह व्यथा को किस तरीके से वर्णित किया गया ये बताना है। नागमती कह रही है कि हे प्रियतम, तुम्हारे वियोग में मैं सूख गई हूँ, इसके कारण मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है, वह तिनके के समान डोल रहा है। जिस तरीके से एक छोटा सा तिनका होता है, जरा सी हवा मात्र से भी वो डोल जाता है और इधर का उड़ा उधर पड़ता है, उसी तरीके से। अब यहाँ पे तिनके का क्या लेना देना। तिनके का मतलब कि तिनका जितनी छोटी चीज़ होती है और उसमें कोई ताकत नहीं होती है, उसको कोई भी कहीं पे भी उड़ा सकता है, उसी तरीके की कमज़ोर हो चुकी है नायिका अपनी विरह की पीड़ा को सहते सहते। विरह की अग्नि इस तिनके को जलाना चाहती है और पवन इसे उड़ाकर ले जाना चाहती है।
तो इस तरीके से जो विरह पीड़ा है किस तरीके से नायिका को कमज़ोर कर गई है और किस तरीके से उसे अग्नि इस तिनके को जलाना चाहती है और पवन जो है इसे उड़ा ले जाना चाहता है। तो अग्नि जो है वो अपने प्रभाव से तिनके को जलाना चाहती है और जो पवन है वो अपने प्रभाव से उसको उड़ा ले जाना चाहती है। नायिका के विरह में पीड़ित होने पर, कमज़ोर होने पर उसके साथ इस तरीके का जो व्यवहार है वो हो रहा है। प्रश्न नंबर 4, बारहमासा से क्या अभिप्राय है? ये जो बारहमासा शब्द का प्रयोग किया गया है वो उसका क्या मतलब है? विरह की स्थिति का वर्णन करने वाली पद्धति को बारहमासा कहते हैं। यानी जिन काव्यांशों में नायिका के विरह का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, उसकी जो प्रक्रिया है, पद्धति है, तरीका है, उसको बारहमासा कहते हैं। इसमें नायिका के विरह का वर्णन वर्ष के 12 महीनों के अनुसार किया जाता है। यानी कि नायिका जो है अपने विरह से पीड़ित है, अपने प्रियतम से दूर है। इसकी पीड़ा जो है 12 महीनों में 12 अलग अलग तरीकों से किस तरीके से उसे पीड़ा दे रही है वो यहाँ पर इसकी चर्चा हुई है। वियोग श्रृंगार के वर्णन के लिए कवियों के द्वारा बारहमासा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, रकत ढरा आंसू गरा हाड़ गए हाड़ भय सब संख के माध्यम से नागमती अपने प्रिय तक क्या संदेश भेज रही है? अब ये जो पंक्तियां हैं वो ये बताना चाह रही हैं कि अपने प्रिय के विरह में जो नायिका है उसका रक्त, मांस और हड्डियां जो है किस तरीके से एक नकारात्मक प्रभाव में जाते जा रहे हैं। इस पंक्ति के माध्यम से नागमती अपने प्रियतम को ये संदेश भेज रही कि तुमसे अलग होकर मेरी दशा बहुत खराब हो गई है। तुम्हारे विरह में मेरी आंखों से इतने आंसू बहे कि अब रक्त भी जो है बाहर निकलने लगा है। यानी रोते रोते आंसू खत्म हो गए और आंसू की जगह अब रक्त निकल रहे हैं। ये एक बहुत बुरी स्थिति को दिखाने के लिए, अपने विरह से वो किस तरीके से पीड़ित है उसको दिखाने के लिए ये सबसे बुरी स्थिति दिखाई जा रही है। तुम्हारे वियोग में दुखी होकर मेरे शरीर का जो सारा मांस है वो गल गया है। मांस गलने का मतलब कि सूख गई है, पतली हो गई, कमजोर होना, और मेरी हड्डियां जो है वो शंख के समान श्वेत दिखाई देने लगी हैं। प्रश्न नंबर 6, चकवा और चकवी के उदाहरण के द्वारा नागमती की किस विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है? चकवा और चकवी का जो उदाहरण है वो कई जगह हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया जाता है कि ये एक पक्षी जोड़ा होता है जिसको श्राप मिला होता है कि ये रात में एक दूसरे से अलग होते हैं और सूर्योदय के बाद से ही इनका मिलन हो जाता है। तो इनकी बात छेड़कर जो है किस तरीके की बात की जा रही है कि नागमती किस तरह की विरह वेदना को अभिव्यक्त करना चाह रही है चकवा चकवी के उदाहरण के माध्यम से। नागमती का कहना है कि चकवी पक्षी जो है अपने जोड़े से रात में बिछुड़ जाती है, परंतु दिन में चकवे के साथ उसका मिलन हो जाता है। नागमती की दशा तो इनसे भी ज़्यादा खराब है, चकवी पक्षी से भी बुरी है, क्योंकि वह अपने प्रिय के वियोग में दिन रात तड़पती रहती है, जिसके साथ उसका मिलन नहीं हो पाता। यहाँ पे नायिका जो है अपने विरह की पीड़ा को और उसके सबसे खराब स्थिति को बयान करने के लिए उदाहरण देती है कि चकवा और चकवी तो उनको सिर्फ अभिशाप है कि वो रात में ही नहीं मिल सकते और दिन के उजाले में जो है उनका मिलन हो जाता है। लेकिन नायिका की स्थिति तो उनसे भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि उनको तो वो भी मौका नहीं है कि वो अपने प्रिय से दिन के उजाले में भी उनका मिलन जो है हो जाए। तो इस तरीके से वो उदाहरण देकर जो है अपनी बुरी स्थिति का वर्णन वो कर रही हैं। प्रश्न नंबर 7, बारहमासा के आधार पर अब अगहन की जो विशेषता है वो बताते हुए नागमती की वीराव्यता पर टिप्पणी करनी है। यानी अगहन माह में जो है बारहमासा के आधार पर नागमती की जो वीराव्यता है वो कैसी है वो बताना है। अगहन मास में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। सर्दी का मौसम है, इस माह में बहुत ठंड पड़ती है। नागमती को दिन भी रात के समान लगने लग रहे हैं। अब जो दिन है इस ठंड के मौसम में वो भी रात की तरह लग रहे हैं नायिका को। उसने सर्दी में कपड़े बनवाए, किंतु उनका रंग रूप उसके पति के साथ ही चला गया। वह दिए की बाती के समान जल रही है। जिस तरीके से दिए में पड़ा बाती जो है जलता रहता है, उस तरीके से वो विरह की पीड़ा में जल रही हैं अपने प्रिय से दूर होने के कारण। उसका हृदय ठंड से कांप रहा है, जो प्रियतम के आने पर ही दूर हो सकता है। भंवरी और भंवरे को मोहित करते हुए कहती है कि वे उसके प्रियतम से जाकर कहे कि उनकी पत्नी विरह की आग में सुलग सुलग कर मर रही है और उस आग से उठे धुएं के कारण हमारा रंग काला हो गया है। भंवरे को सभी ने देखा है कि वो काला होता है। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल और इसकी बात किस तरीके से की है। नायिका जो है भंवरे को कहती है कि तुम मेरा संदेशा लेकर मेरे प्रियतम के पास जाओ और बोलो कि तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे विरह में जल रही है, उसी से उठने वाले धुएं से हम काले हो गए हैं और इसलिए अब मेरी विरह का वर्णन जो है मेरे प्रियतम तक इस तरीके से पहुंचा दो। प्रश्न नंबर 8, बारहमासा के आधार पर पूस माह में
नागमती की विरह दशा का कब वर्णन करना है। तो 12 मास के आधार पे पूस माह में नागमती की जो विरह दशा है वो कैसी है। पूस मास में नागमती की जो विरह वेदना है वो बहुत बढ़ जाती है। इस मास में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि नर नारी थरथर कांपने लगते हैं। अति भयंकर शीत से नागमती कांप रही है। वह अपने प्रियतम का स्मरण करते हुए सोचती है कि उसके अभाव में मतलब प्रिय के ना होने पर अभाव बोला जा रहा है, वह कांप कांप कर ही मर जाएगी। वो कहती है कि उसकी विरह व्यथा पूस माह में इतनी बढ़ गई है कि ऐसा लगता है कि वो ठंड से कांप कांप कर ही मर जाएगी। यह जाड़ा उसके प्राण लेकर ही छोड़ेगा। कई कई रजाइयां ओढ़ने पर भी उसकी ठंड नहीं मिटती है। अपनी शैया उसे बहुत ठंडी प्रतीत होती है, मानो वह बर्फ में डुबो दी गई हो। उसे ये लगता है कि उससे तो वह चकई अच्छी है जो अपने प्रियतम से रात्रि में बिछुड़कर प्रातःकाल मिल तो जाती है। इसके विपरीत वह दिन रात प्रियतम के वियोग में कोयल की भांति तड़पती रहती है। रात्रि में वह अकेली पड़ जाती है, उसके साथ कोई सखी भी नहीं है। वह अपने प्रियतम से कहती है कि विरह रूपी भयंकर बाज। अब यहाँ पर नायिका जो है अपने विरह को बाज की तरह बता रही है। बाज कैसा होता है, जिसके बाज जो है उसका प्रभाव कितना बुरा होता है। तो यहाँ पर नायिका जो है अपने विरह को बाज की तरह बता रही है। कहती है कि वह भयंकर बाज मेरे चारों ओर चक्कर काट रहा है, वह मुझे जीवित ही खा जाना चाहता है। जिस तरीके से बाज से डर बना रहता है कि वो जिंदा ही नोच खा लेगा, उसी तरीके से ये विरह जो है नायिका के साथ व्यवहार कर रहा है। ऐसा लगता है वो उसे जीते जी खा जाएगा, जैसे कि बाज। प्रश्न नंबर 9, जियत खाए मुँह नहीं छाड़ा, यानी जीते जी ही मुझे खा जाएगा, नहीं छोड़ेगा, के आधार पर नागमती की विरह दशा का वर्णन हमें करना है। पूस का महीना आ गया है। प्रियतम के विरह में नागमती जो है उसके शरीर का मांस गल चुका है, कमजोर हो गई हैं वो, और उसकी हड्डियां जो है शंख के समान दिखाई दे रही हैं। विरह की अग्नि से तप्त जलती विरह की अग्नि में जलती नागमती को लगता है कि विरह रूपी बाज उसके दुर्बल शरीर पर दृष्टि गड़ाए हुए है। यानी जो बाज है, जिस तरीके से लगता है कि वो निशाना बनाए हुए है मेरे दुर्बल शरीर पे कि वो मुझे नोच खाए, वैसे ही विरह जो है मेरा, वो मुझ पर निशाना बनाए हुए कि वो मेरी शरीर पर ऐसे ही प्रभाव डालकर मुझे जीते जी मार डालेगा और वह उसे जीवित ही खा जाएगा। इस तरीके से मरने पर भी शायद वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और इस तरीके से उसका विरह जो है पूस माह में उसको इस तरीके से पीड़ा दे रहा है। ऐसा लगता है कि वो बाज की तरह जीते जी ही उसे खा जाएगा। प्रश्न नंबर 10, माघ मास में विरहणी की दशा का वर्णन करना है। अब माघ के महीने की बात की जा रही है। यहाँ पर नागमती को माघ मास की ठंड विरह में मृत्यु के समान प्रतीत हो रही है। अब माघ के महीने में जो ठंड हो रही है उससे लगता है नायिका को कि वो मृत्यु के समान है। उसका शरीर पत्ते के समान कांपता रहता है। उसके नेत्रों से बहने वाले आंसू मेघ की वर्षा की झड़ी के समान प्रतीत होते हैं। शरीर इतना कमजोर हो गया है कि वो पत्ते की तरह लग रहा है और आंसू जो है वो बारिश की तरह हो गए हैं कि वो निरंतर बारिश जैसे होती रहती है वैसे ही आंसू निरंतर बह रहे हैं, जिनके कारण उसके शरीर के वस्त्र सदा गीले ही रहते हैं। ठंडे होकर वस्त्र उसे बाण के समान चुभते हैं और इस तरीके से आंसुओं के निरंतर बहने की वजह से वस्त्र गीले हो जाते हैं और वस्त्र गीले होने की वजह से उसकी ठंड और भी बढ़ जाती है। जब भी बूंदें टूट कर नीचे गिरती है तो ओलों के समान प्रतीत होती हैं। पवन विरह के रूप में झकोरे देकर उसे मारे डाल रहा है। ना तो वह श्रृंगार कर पा रही है और ना ही रेशमी वस्त्र धारण कर पा रही है और प्रिय की विरह में वह सूख कर तिनके के समान होती जा रही है। और इस तरीके से हर महीने में आप देखेंगे कि किस तरीके से विरह पीड़ा तो उसे है, लेकिन किस तरीके से जो प्राकृतिक चीज़ें हैं या अपने उसके आसपास जो चीज़ें हैं वो उसको और दुख दर्द दे रही हैं, ये बताई जाती हैं। अब यहाँ पर लेते हैं आगे प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, अगहन मास की जो विशेषता है वो बतानी है। फिर विरहणी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण हमें करना है। अगहन मास में दिन छोटे होते हैं और रात का समय बढ़ जाता है। इस माह में बहुत ठंड पड़ती है। नागमती को दिन भी रात के समान लगते हैं। ठंड में सभी को मालूम है किस तरीके से दिन जो है छोटे होते हैं, रात बड़ी हो जाती है। अब क्योंकि नागमती जो है वो विरह में है, दुख में है, तो इस वजह से उसको दिन भी जो है वो रात की तरह ही लग रही है और दिन और रात एक समान लगने लगे। उसने सर्दी में कपड़े बनवाए किंतु उसका रंग रूप उसके पति के साथ ही चला गया। वह दिए की बाती के समान जल रही है। उसका हृदय ठंड से कांप रहा है, जो प्रियतम के आने पर ही दूर हो सकती है। और भौरे और काग को संबोधित करते हुए यानी भौरे को और काग को, भौरा हम सभी जानते हैं, काग यानी कौवा,
नागवती बोल रही हैं भंवरे और काग से, क्योंकि ये दोनों ही काले होते हैं, इसलिए इनका उदाहरण लिया गया है। उनको संबोधित करते हुए कहती है कि वो उसके प्रियतम के पास जाएं और उसकी हालत का वर्णन करें, और ये बताया कि उनकी विरह में जलकर ही, और उस विरह में जलने से जो उठा धुआं है वो हमें लग गया है, जिसकी वजह से हम इतने काले हो गए हैं। पत्नी की विरह की आग में सुलग कर वो मर गई है, और उस आग से उठे हुए धुएं के कारण हमारा रंग काला हो गया है। प्रश्न नंबर 2, जियत खाए मोह नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की जो विरह दशा है उसका वर्णन करना है। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि 12 मासा के आधार पर नागवती की विरह व्यथा का वर्णन कीजिए। इस पंक्ति में नायिका को जाड़े में विरह जो है वो किस तरीके से लग रहा है, बाज की तरह लग रहा है। जिस तरीके से बाज जो है अपनी नज़र गड़ाए रखता है किसी पर हमला करने के लिए, वैसे ही विरह जो है उसने नायिका यानी कि नागमती पर अपनी नज़र गड़ा रखी है, जैसे कि वो लगता है कि उसे जीते जी ही खा जाएगा। विरह रूपी बाज जो है नागमती को जीवित खा रहा है, मरने के बाद भी वह उसे नहीं छोड़ेगा। नागमती विरह की स्थिति में स्वयं को चिड़िया और विरह को बाज का प्रतीक मान रही है। नायिका का जो रक्त है वो आंसू और पसीना बनकर बह गया है और समाप्त हो गया है। उसका मांस जो है वो गल गया है और सारी हड्डियां सूखकर शंख के समान होगी। तो ये हालात नायिका के चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, वृक्षों से जो पत्तियां हैं तथा वनों से ढाक फागुन में गिरते हैं, विरहणी का क्या संबंध है इससे? यानी कि फागुन माह में वृक्षों से सारी पत्तियां गिर जाती हैं, तो फागुन में ये जब प्रकृति में बदलाव होता है तो इससे विरहणी पर क्या असर पड़ रहा है, इसका क्या लेना देना है विरहणी का? या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि 12 मासा के आधार पर फागुन मास की विशेषताओं और नायिका पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। फागुन के महीने में प्राकृतिक बदलाव हम देखते ही हैं, और वो उस प्राकृतिक बदलाव का असर जो है नायिका पर कैसे पड़ रहा है, या वो उससे किस तरीके से अपने आप को जोड़ रही हैं अपने दुख से। वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढाक फागुन मास में गिरते हैं, इससे विरहणी का यह संबंध है कि उसकी उदासी और दोगुनी हो रही है। आशाएं भी पत्तों के समान झड़ती चली जा रही हैं। जैसे आशाएं जो है हमारा साथ छोड़ देती है, हम उम्मीद रखना छोड़ देते हैं, वह उसी तरीके से जैसे पत्ते जो है पेड़ को छोड़ रहे हैं। उसका शरीर पत्ते के समान पीला पड़ गया। फागुन मास के अंत में वृक्षों पर नए पत्ते और फूल आ जाएंगे, परंतु नागमती के जीवन में खुशियां कब लौट पाएंगी वह नहीं जानती। फागुन माह में क्या होता है कि पेड़ अपने पुरानी पत्तियों को छोड़ देते हैं, वो गिर जाती हैं और नई कोपलें उनमें निकलती हैं। नागमती भी अपने आप को उसी पत्ते की तरह समझ रही हैं जो पेड़ से अलग हो गई, यानी अपने प्रिय से अलग हो गई है। लेकिन पेड़ों पे तो नई कोपलें आ रही हैं, पर नागमती को ऐसा लग रहा है कि मैं तो पेड़ से अलग हो गई हूँ, लेकिन मुझ पर नई कोपलें कब आएंगी, मुझे नहीं लगता कि मुझ पर वो नई कोपलें आएंगी, यानी मेरे जीवन में खुशी आएंगी, मेरा प्रिय जो है वापस आएगा, जिसकी वजह से मैं भी खुश हो पाऊंगी। तो इस तरीके से फागुन माह जो है उसको इस तरीके से दुख दे रहा है। प्रश्न नंबर 4, माघ महीने में विरहणी को क्या अनुभूति हो रही है? माघ के महीने में विरहणी जो है वो क्या महसूस कर रही है? माघ के महीने में नायिका के लिए शीत ऋतु जो है काल बन गई है। काल यानी कि बुरा समय उसको की तरह देख रही है। सर्दी से उसका हृदय कांप रहा है। इस मास में रस का मूल उत्पन्न होता है, प्रिय भौरे के समान, तथा नागमती का जो यौवन है वो फूल के समान है। प्रिय के बिना नायिका को शरीर पर वस्त्र बाण के समान लगते हैं। विरह रूपी पवन जो है वो शीत को यानी ठंड को और भी बढ़ा देता है। अपने प्रियतम के बिना नायिका का श्रृंगार जो है वो व्यर्थ है। उसे ऐसा लगता है कि प्रियतम के बिना जो है श्रृंगार बिल्कुल बेकार चीज है। उसका शरीर तिनके के समान डोल रहा है। जिस तरीके से तिनका जो निर्जीव सा लगता है, उसी तरीके की निर्जीव सी हो गई है नायिका भी विरह की पीड़ा में, और वो तिनके के समान डोलती हुई नजर आ रही हैं। प्रश्न नंबर 5, 12 मासा की नायिका जो है छार क्यों बन जाना चाहती हैं और पवन से वह क्या प्रार्थना करती है और क्यों? 12 मासा में नायिका जो है वो ऐसे बताती हैं कि विरह की पीड़ा में जल रही हैं और जल के वो राख हो गई हैं, और वो पवन से कुछ कह रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। वो क्या प्रार्थना है वो बताना है। तो फागुन के उत्सव के समय नायिका जो है अत्यंत दुखी है। वह प्रिय के विरह में जल रही है, और यदि उसके प्रिय को उसका इस प्रकार जलकर मरना अच्छा लग रहा है तो इस पर भी उसे क्रोध नहीं आएगा। वह जलने के बाद क्यों नहीं क्रोध आएगा? क्योंकि उसके बाद वो राख बनकर अपने प्रिय के शरीर से लग जाना चाहती है। पवन से वह प्रार्थना करती है कि वो उसके शरीर की राख को उड़ाकर ले जाए और उसके रास्ते में डाल दे, जिन रास्तों पर उसके प्रिय अपने पैर रखेंगे। इस बहाने उसे अपने प्रिय के चरणों का स्पर्श करने का अवसर मिल जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। सभी ने देखा है धूल, मिट्टी, राख, कुछ भी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं हवा के साथ वो उड़ जाती हैं। तो नायिका ये यहाँ पर ऐसा सोच रही है कि विरह की पीड़ा में जलकर वो भी राख हो जाए, जिससे कि पवन जो है उसे उड़ा कर ले जाए, और इस तरीके से उड़कर वो अपने प्रियतम के रास्ते में पड़ेगी, जिससे प्रियतम के स्पर्श जो है उसे मिल पाएंगे, और उसी से ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब महसूस करेगी। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं, नागमती भंवरा और काग से किसके लिए क्या संदेश
संदेश भेजती है और क्यों? नागमती जो है हमें पदों में भंवरे से और काग से जो है निवेदन करती हुई नजर आ रही है और उसके साथ संदेश भेजते हुए और क्यों भेज रही है उनके जरिए, ये भी इसके बारे में क्या बताया ये बताना उत्तर में। नागमती भंवरा और काग से ये कहती है कि तुम दोनों जाकर मेरे पति को ये संदेश दो कि तुम्हारी पत्नी जो है वो विरह की अग्नि में जलकर मर गई है। उसके शरीर से जो उठा हुआ धुआं है वो हमारे शरीर का रंग भी उससे काला हो गया है, अर्थात हमारे शरीर का जो कालापन है नायिका की चिता से उठ रहे धुएं की कालिमा का परिणाम है। नायिका ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वह अपने प्रियतम को उसके विरह के कारण हुई अपनी दशा का बोध कराना चाहती है। बोध यानी ज्ञान, जानकारी देना चाहती है। वो चाहती है कि इस तरीके से अगर भंवरा और काग जो है उसके विषय में उसके प्रियतम को जानकारी देंगे तो उसको ये पता लग पाएगा कि विरह की पीड़ा में जलकर नायिका के साथ क्या हुआ है, उससे बिछुड़ने के बाद उसकी क्या दशा हुई है। और इसलिए वो भंवरे और काग से निवेदन करती है, प्रार्थना करती है कि उसके प्रियतम तक उसका ये संदेश पहुंचा दे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। पहला है, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुत ही मारग होई परो कंत धरे जह पाओ। यहाँ पर भंवरे और काग से निवेदन कर रही है जाके कि संदेश दे उनके प्रियतम को कि वो विरह की पीड़ा में जल गई हैं और उससे उठने वाले धुएं से हम जो है काले हो गए हैं। और साथ ही यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मारग होई परो कंत धरे जह पाओ। और इस तरीके से पवन जो है उस राख को उड़ा ले जाएगा जिससे कि वो उस राह में पड़े जहाँ पर उसके प्रियतम के स्पर्श से मिल सके। तो भाव पक्ष और कला पक्ष हमें बताना है। भाव पक्ष जैसा कि हमने पहले भी बताया है कई वीडियोस में कि भाव पक्ष जहाँ पर कवि के विषय की चर्चा होगी, भावों की चर्चा होगी, या फिर कविता का जो विषय है क्या उसमें बताया उन्होंने। कला पक्ष में कि लिखने की जो शैली है कि क्या उसमें अलंकार है, रस, छंद, ये सारी चीज़ें जो है लेखन शैली के लिए प्रयोग की जाती है जिससे कि काव्य हमारा और भी ज़्यादा सुंदर होता है। तो उसमें हमें कला पक्ष बताना होता है। कला जिससे कि आप कलाकारी दिखा सकें। भाव जिसमें आप चीज़ें बता सकें कि यहाँ पे क्या विषय है। प्रस्तुत पंक्तियों में जायसी ने नागमती की विरह वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। नागमती अपने प्रियतम से इनका सानिध्य पाने के लिए यानी उनके समीप जाने के लिए आत्म बलिदान करने को भी तैयार है। नायिका अपने शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती है, पवन से उस राख को उड़ा कर ले जाने और उस मार्ग पर डालने के लिए कहती है जिस मार्ग पर उसके प्रियतम कदम रखें। तो इसमें ये भाव है। कला पक्ष ये है कि इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और छंद दोहा तथा चौपाई है। भाषा जो है अवधि है। कह कहो की में अनुप्रास अलंकार है। अगला यहाँ पर जो सियरी अग्नि बिरहनी ही जा रहा, सुलगी सुलगी दगदे भय छारा, यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जरम भरे बस करे बसमंतु, पे ऐसो कहे संदेशड़ा भवराए काग, सो धनी बिरहे जरी तही गई तही धुआं हम लाग। इसका भाव पक्ष है। इन पंक्तियों में पूस मास की भयंकरता तथा उसका नायिका पर प्रभाव जो है दर्शाया गया है। नायिका को भयंकर शीत के कारण कपकपी छूट रही है, शैया भी उसे बर्फ के समान लग रही है। शीत तथा विरह की पीड़ा से कांपती हुई नागवती का मर्म स्पर्शी यानी कि दिल को छूने वाला जो है वर्णन यहाँ पर है। शीतकाल का स्वाभाविक वर्णन है जिससे उसके ऋतु ज्ञान का पता चलता है। और ये चीज़ें तो आप जब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हमने दी है तो आप वहीं से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जब आपने अच्छे से पद को समझ लिया होगा तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं बड़े आराम से। कला पक्ष हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें आज में उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग है, सौर सुपैती में अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है इसमें, और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है और भाषा तो अवधि है ही। अगला जो हमारे पास यहाँ पे पद का हिस्सा है, तन जस पियर पात भा मोरा, बिराना रहे पवन हुई झोरा, तरीवर ढरे ढरे बन ढाका, भाई अनपत फूल कर साखा। तो ये फागुन माह का वर्णन है। भाव पक्ष इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में जायसी ने फागुन मास में नागमती की विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है और फागुन के समय चलने वाली जो शीत लहर है उसका वर्णन किया है जिससे सहना नागमती के लिए कठिन हो गया है। नागमती के शरीर का जो रंग है वो पीले पत्ते के समान हो गया, पेड़ों से पत्ते झड़ना, फूल वाले पौधों पर नई कलियों का आना, नागमती की उदासी का बढ़ना, ये सब कवि की सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण शक्ति का पता चलता है। अब यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से नायिका का जो विरह वर्णन है वो तो कवि बता ही रहे, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कवि है वो उसने सूक्ष्म प्रकृति का निरीक्षण किया है, यानी बारीकी से प्रकृति को महसूस करके फिर उसको रिलेट करते हुए यहाँ पे आप देखेंगे नायिका के विरह को उससे जोड़ा है।
और इस तरीके से ये पता लग रहा है कि स्वाभाविक रूप से उसका वर्णन किया। 12 मासा पद्धति का प्रयोग हुआ है। कला पक्ष में आ जाएगा कि श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का, पूरे ही पदों में जो है वियोग का वर्णन, वियोग पक्ष का वर्णन हुआ है। तो ये तो पॉइंट जो है हर पद में पक्का ही है। भाषा अवधि तथा छंद चौपाई, ये भी पक्का पॉइंट है एक, जो हर किसी में आएगा। आगे है कि तन जस मोरा में उपमा, विरा पवन में रूपक तथा फूल पर में अनुप्रास अलंकार है। अगला जो अगली पंक्तियां है, तुम बिनु कंता धनी हरू तन तिनुवर भाडोल, ते ही पर बिरह जराई के चहे उड़ाव झोल। भाव पक्ष क्या है हमारा कि प्रस्तुत काव्यांश में नायिका की व्यवस्था का मार्मिक वर्णन किया गया है। प्रियतम की बिना वह सूख कर कांटे के समान होगी। नागमती की वीरा वेदना का वर्णन हुआ है। माघ मास की प्रकृति का स्वाभाविक वर्णन कवि के ऋतु ज्ञान का द्योतक है। यानी माघ मास की प्रकृति का तो स्वाभाविक वर्णन है, जिससे पता लगता है कि जो कवि है उन्होंने ऋतु ज्ञान उन्होंने अच्छा ऋतु ज्ञान यहाँ पर दिया है। वियोग श्रृंगार रस का चित्रण है, जो कि एक बेसिक है, हर पद में है। कला पक्ष हमें यहाँ पे मिलेगा श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण। अतिशयोक्ति अलंकार है, और अतिशयोक्ति अलंकार भी सब में बेसिक ही होगा, क्योंकि बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो है यहाँ पर विरह व्यथा को बताया गया है। भाषा अवधि तथा छंद है, ये भी बेसिक है। तन तिनुवर में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न हमारे सामने, पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कि कैसे जियो बिछोही पंखी, बिरह सचान भवे तन चाड़ा, जियत खाए मुँह नहीं छाड़ा। भाव पक्ष इसका हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर जहाँ पर जो कवि नायिका है उनको अपना विरह जो है सचान यानी कि बाज की तरह नजर आ रहा है, जो उसको जीते जी खा लेना चाहता है। नागमती की वीरा वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। कवि ने पूस माह का स्वाभाविक चित्रण किया है, जिससे उनके ऋतु ज्ञान का पता चलता है। विरह की पीड़ा के कारण ठंड से कांपते हुए अपने तिल तिल कर मरती हुई नायिका का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। यानी अपने विरह से तिल तिल कर, यानी कि हर क्षण अपने आप को पीड़ित महसूस करते हुए और विरह की पीड़ा में अपने आप को जलाना मारना, उसके शरीर की तुलना शंख से की गई है। कला पक्ष में काव्यांश जो है माधुर्य गुण से परिपूर्ण है। भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई है। धनी सारस हुई ररि मुई में उपमा तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। अगली पंक्तियों का काव्य सौंदर्य यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। टूटे ही बूंद परहीं जस ओला, यानी कि जब आंसू के बूंद गिरते हैं तो ऐसा लगता है वो ओले की तरह गिर रहे हैं। बिरह पवन होई मारे झोला, और विरह रूपी जो है पवन जो है इस तरीके से वो भी अपना असर डाल रहा है। केहिक श्रृंगार को पहिर पटोरा, और किसके लिए वो श्रृंगार करें, और बिना प्रियतम जो श्रृंगार वो बेकार लगता है। गिए नहीं हार रही होई डोरा, तुम बिनु कंता धनी हरुई तन तिनुवर भाडोल, ते ही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। नागमती का जो विरह है वो सर्दियों में और अधिक तीव्र हो जाता है। अपने प्रियतम के वियोग में वह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। क्षीण यानी कमजोर। अवधि भाषा का सहज रूप से प्रयोग किया गया है। विप्रलंब श्रृंगार, अब ये भी बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब यही है विरह श्रृंगार का वर्णन किया गया है, वियोग श्रृंगार का। करुण रस की धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से नायिका का जो है दुख दिखाया जा रहा है। उपमा रूपक और रूपक अनुप्रास अलंकार है। टूटे बूंद होई डोरा में चौपाई छंद, और तुम बिनु झोल में दोहा छंद है। ब्रज भाषा और तद्भव शब्दावली का सहज और समन्वित यानी एक ही में मिलाकर प्रयोग कर देना, ओवरऑल प्रयोग किया गया है। स्वर मैत्री ने लयात्मकता की सृष्टि की है। स्वर मैत्री या आखिर में जो पटोरा डोरा ये है, डोल झोल, तो ये इसको कहते हैं स्वर मैत्री। प्रश्न नंबर 10, पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य भी लिखना है। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मारग होई परो कंत धरे झपाओ। इसका भाव सौंदर्य लिखना है। भाव सौंदर्य और वही काव्य सौंदर्य जो हमने पीछे डिस्कस किया है। इस दोहे में कविवर जायसी ने विरह वेदना से संतृप्त नागमती की करुण अवस्था का वर्णन किया है। करुण अवस्था जो जिसको देखकर आप भी दुखी हो जाए। वियोग अग्नि में निरंतर जलते हुए नागमती कामना करती है कि वो अपने शरीर को जलाकर राख कर दे और पवन उसे उड़ाकर उसके पति के चरणों में गिरा दे। इससे नागमती की पूर्ण समर्पण भावना एवं कारुणिक दशा का चित्रण होता है। काव्य सौंदर्य हमें ये बताता है कि इस दोहे में कवि ने विरह अग्नि में प्रज्वलित नागमती के कारुणिक दशा का मार्मिक चित्रण किया है। अवधि भाषा का सहज प्रयोग है। तद्भव शब्दावली है। दोहा छंद है। करुण रस का मार्मिक अंकन है। माधुर्य गुण है। प्रवाहमयता और संगीतात्मकता का विद्यमान है। मानवीकरण, अनुप्रास, पद मैत्री अलंकारों का
का प्रयोग है, दृश्य बिंब की सुंदर योजना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो आप अगर चीज़ें नहीं पहचान पा रहे हैं काव्य सौंदर्य लिखने में तो आप उन कॉमन चीज़ों को 4-5 आपकी काउंटेबल हो जाएंगी, 5-6 तो आप कॉमन चीज़ें लिख सकते हैं। तद्भव शब्दावली, अवधि भाषा का प्रयोग है, विरह वर्णन, कारुणिक दशा का वर्णन है, दोहा छंद है, करुण रस है, माधुर्य गुण है, प्रवाहमय और संगीतात्मकता का विद्वान, या बेसिक 5-6 तो एक आप ओवरऑल निकाल कर सारे ही पदों में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। यहाँ पर भी भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य में बताना है। रकट ढरा मासु गिरा, हाड़ भय सत्संग, धनी सारस हुई रे मोई, आय समेटहु पंख। इसमें भाव सौंदर्य कवि ने नागमती की विरहवथा का वर्णन किया है और वह अपने पति के वियोग में दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही है और मरणासन यानी मरने की स्थिति में पहुंच चुकी है। काव्य सौंदर्य में क्या बताता है कि इस काव्यांश में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास अलंकार है, करुण रस की प्रधानता है, तद्भव शब्दावली का समन्वित एक साथ प्रयोग होता हुआ दिख रहा है, दोहा छंद है। प्रश्न नंबर 12, भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। यहाँ पर भी लागे उमाह परे अब पाला, विरह काल भयो जड़ काला, पहल पहल तन रुई जो झापे, हहली हहली अधिको हुई कापे। माघ मास की भयंकर ठंड का वर्णन किया गया है। नागमती की विरह व्यथा व्यंजित हुई है, प्रकृति का उद्दीपन रूप उभरा है। काव्य सौंदर्य में बताता है पहल पहल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है नहीं पता है तो आपको बता देते हैं, और इसके लिए आप अलंकार के MCQs जो है हमने डिस्कस किए हैं बहुत सारे, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। आप जरूर प्लेलिस्ट चेक करें हिंदी ग्रामर की हमारे चैनल पर। पहल पहल यहाँ पर एक ही शब्द है, उसको 2 बार प्रयोग किया है, लेकिन ये सिर्फ लिखने के लिए प्रयोग किया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हलली हहली हली में हहली हहली में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर ये गलत तरीके से लिखा है। यहाँ पर भाषा अवधि है तथा छंद चौपाई है। वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है, जो बेसिक एक पॉइंट्स है जो हर पद में प्रयोग हो रहा है। प्रश्न नंबर 13, मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय हमें बताना है और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए 2 प्रमुख काव्यगत विशेषताओं का प्रकाश डालना है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जीवन परिचय हमने पूरी डिटेल में चैनल पर जीवन परिचय उनका पढ़ा है, बताया है, समझाया, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दी है। आप जरूर उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आपको ये जो है ये बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए आप वो कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। सूफी कवि मोहम्मद जायसी का जन्म जो है 1492 में जायस यानी उत्तर प्रदेश गांव में हुआ, इसी कारण इनका नाम जायसी पड़ा। जायस गांव में उनका जन्म हुआ है, इस वजह से उनका नाम जायसी पड़ा है। जायसी के काव्य में सैयद अशरफ शेख बुरहान को गुरु के रूप में याद किया गया है। सन 1542 में इनकी मृत्यु हुई है। रचनाएं हैं इनके द्वारा रचित कुछ महाकाव्य हैं। महाकाव्य पद्मावत जो है इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचना है। पद्मावत जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इनकी रचना है पद्मावती, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कान्हावत। जायसी सूफी विचारधारा के कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक, जो सूफी कवि होते हैं वो लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक, यानी कि आपको इनकी कविताओं में नायक नायिका, पति पत्नी के रूप में वर्णन मिलेगा, लेकिन ये नायक और नायिका जो है वो कौन होते हैं, और इसमें नायक और पति जो है ईश्वर होता है, पत्नी जो होती है वो या भक्त होते हैं। तो लौकिक का मतलब होता है इस संसार का, और अलौकिक का मतलब होता है ईश्वर से संबंधित। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे की क्लासेस में ये बहुत चीज़ें डिटेल्ड में होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही दिया गया है जिससे कि आप इतनी ही चीज़ें समझें कि ये लौकिक और अलौकिक वर्णन प्रस्तुत करते हैं अपने काव्य में। इस सत्ता को व्यक्त करने का प्रयास किया है। उनकी रचनाओं में परंपरागत लोक कथाओं को भी स्थान दिया गया है। जायसी जो है धार्मिक उदारता तथा सहिष्णुता को उभारने वाले कवि हैं। प्रेम जायसी की रचनाओं का केंद्रीय तत्व है। प्रेम जो है, प्रेम का वर्णन जो है जायसी की रचनाओं का केंद्रीय तत्व है। काव्यगत विशेषता है इनकी। जायसी की अमर कृति पद्मावत एक आध्यात्मिक प्रेम कथा है। यह चित्तौड़ के शासक रत्नसेन तथा सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है, जिस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, आप सभी ने देखी होगी, जिसमें मानवीय प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। यानी यहाँ पर इंसानी प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा शैली जो है इनकी, वो जायसी की भाषा जो है बोलचाल की अवधि है, परंतु काव्य शैली जो है बहुत ही प्रौढ़ और गंभीर है, यानी कि एक अपर लेवल की जो भाषा है उसका इस्तेमाल हुआ है।
उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार पद्मावती साब सखी बुलाई जनु फुलवारी सबे चली आई, जैसी ने श्रृंगार रस के दोनों पक्षी की सुंदर व्यंजना की है। और इस तरीके से यहाँ पर हमने 12 मासा पार्ट से जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। चैनल पर आपको जैसी के जीवन परिचय के साथ साथ 12 मासा का के जितने भी पद हैं उनकी डिटेल्ड जानकारी दी है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दी है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपको एक बार में नहीं चीज़ें समझ में आ पा रही हैं तो आप 2 बार 3 बार देखिए, रट्टे ना लगाइए बस, और उसके बाद इन प्रश्नों को जरूर देखें, पढ़ें और समझें अच्छी तरीके से। इतने प्रश्न आपको इस पार्ट से संबंधित डिस्कस कर लिए गए हैं कि आपको इस पार्ट से इतर यानी कि अलग एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उनके आंसर लिख पाएंगे बड़े ही आराम से। आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से आपका ये चैप्टर जो है, लेसन जो है वो प्रिपेयर करवाने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसे लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब। अगहन मास की जो विशेषता बताते हुए विरहणी, विरहणी का मतलब विरह में रहने वाली नायिका, जो कौन है, नागमती है, की व्यथा कथा, व्यथा का मतलब होता है दुख, कथा यानी कहानी, का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। यानी जो अगहन मास की जो 12 मासा का मतलब ही यही है कि 12 मासा मतलब महीना, तो 12 महीने में एक विरहिणी को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब वो विरह में होती है। तो इस तरीके से जो नागमती का जो विरह वर्णन है वो 12 मासा के नाम से इसीलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ पर कवि ने जो है हर महीने के अनुसार नागमती के जो विरह का वर्णन है वो प्रस्तुत किया है। तो विरह है यानी वो अपने प्रिय से विरह में है, यानी उसके प्रिय जो है अभी उनके पास नहीं है, नागमती के पास, वो विरह में है, तो जाहिर सी बात है कि वो दुख में है। तो दुख भरी जो कथा है, उनकी कहानी है, उसका वर्णन प्रस्तुत करना है हमें, जो कवि ने हमें 12 मासा में बताया है। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि अगहन मास में दिन जो है वो छोटे होते हैं और रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं, यानी समय का चक्र है। मौसम जैसे आप देखते हैं कि सर्दियाँ आने लगती हैं तो क्या हो जाता है कि जो दिन है वो छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं, और गर्मियों में क्या होता है कि दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। तो यहाँ पर रातें लंबी हैं और दिन छोटे हैं, यानी सर्दियों का समय है। मान लीजिए आपको नहीं पता है अगहन मास में क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है दिन छोटे हैं और रातें लंबी हैं, सर्दी का मौसम है। ये परिवर्तन नागमती के लिए बहुत ही कष्टप्रद है, यानी कि अगहन मास में जब कवि नायिका का वर्णन करते हैं, उसके विरह का वर्णन करते हुए तो बताते हैं कि वो अपने विरह से अगहन माह में बहुत ही कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रही हैं। दिन तो किसी तरह से कट जाता है, परंतु रात में उसे अपने प्रिय की बहुत याद आती है। उसकी यह वेदना यानी उसका ये जो दुख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो घर में अकेली है। उसकी स्थिति रात भर दीपक में जलने वाली बाती की तरह हो गई है। तो जिस तरीके से दीपक जो है वो स्वयं जलता है, उसकी बाती स्वयं जलती है और दूसरों को रोशनी देती है, उस तरीके से नायिका की हालत हो गई है, जो रात भर दीपक में जलने वाली बाती की तरह हो गई है। जैसे बाती रात भर जलती है, वैसे वो भी रात भर विरह अग्नि में जलती रहती है। ठंड उसके हृदय को कपा देता है। वह सोचती है यदि उसका प्रिय उसके साथ होता तो यह ठंडी सहन वो कर लेती, परंतु विरह के कारण यह ठंडी भी जो है वो दोगुनी हो गई है। प्रिय की अनुपस्थिति में श्रृंगार करना भी नागवती को कष्टप्रद लगता है। विरह की अग्नि उसे अंदर ही अंदर जला रही है। बाहर की ठंड का कोई भी प्रभाव उसे विरह अग्नि पर नहीं होने देता है। कहने का अर्थ है कि जो नायिका हैं उनके प्रिय जो हैं वो जब उनसे दूर है तो उसकी वजह से जीवन में कई जो है समस्याएं हैं और उन समस्याओं का सामना वो अकेले नहीं कर सकती हैं, क्योंकि घर परिवार में और भी कोई नहीं है। तो इस तरीके से उनका विरह जो है वो और भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है और अपने प्रिय के ना होने पर उनको अपना श्रृंगार भी करने को मन नहीं करता है और किसी भी तरीके से ठंड का कोई असर नहीं पड़ता जिससे कि उनका विरह जो है वो खत्म हो जाए। तो विरह जो है अपने प्रिय से अलग होना उनको बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी लग रहा है, उन्हें पीड़ा दे रहा है। तो इस तरीके से जो प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि अगहन माह में जो है विशेषता बताते हुए कि विरहिणी नागवती की व्यथा कथा का चित्रण कीजिए।
अब हमें मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, आपने ये वाला पद नहीं पढ़ रखा है अगहन माह वाला, और हमको लेकिन ये पता है कि 12 मासा जो है वो विरह वर्णन है। अब आपने पूरा विरह वर्णन नहीं पढ़ा है, लेकिन एक दो भी अगर पद पढ़े हैं तो आपको कॉमन आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर नायिका जो है उसके विरह का वर्णन किया है। तो अगर आपको प्रश्न, इसीलिए कहा जाता है कि आपको परीक्षाओं में, अब आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, आपको कोई भी प्रश्न आपके सामने रखा जा रहा है तो आप छोड़े ना, उसे थोड़ी देर समझें और उससे संबंधित अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर नहीं आता है तो आप एक कॉमन सेंस यूज करते हुए कॉमन आइडिया के अकॉर्डिंग उसका एक उत्तर बना सकते हैं। तो 12 मास में पता है हमें नायिका के विरह का वर्णन मिला है। अब अगहन मास में कैसे बताया, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ नायिका विरह से पीड़ित है और वो अपने प्रिय से अलग है और विरह जो है उसको और भी कष्टप्रद लग रहा है, और इस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल सकते हैं। हालांकि आप पढ़ें इसको, 12 मासा को बहुत ही अच्छी तरीके से पंक्ति दर पंक्ति आपको समझाने का प्रयास किया गया है और ज़रूर आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर भी करने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर आपके पास किसी भी वजह से आपने नहीं इस सिलेबस को कवर कर पाए, अगर रह गया है और अगर आपके सामने प्रश्न है तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ये ज़रूर अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को अपने पेपर में और उसके उत्तर ज़रूर लिखें। तो एक कॉमन आइडिया है कि यहाँ पर नायिका के विरह का वर्णन है, आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि जियत खाई मोए नहीं छाड़ा, पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब हमें पता है 12 मासा में नायिका के विरह का वर्णन किया है। अब वो विरह का वर्णन कैसे किया है कि कौन सी चीज़ उसको कैसे पीड़ा दे रही है, किस तरीके से परेशान कर रही है, तो वो चीज़ें ही सारे हमें पदों में देखने को मिली हैं। तो जियत खाई मोए नहीं छाड़ा, जीते जी मुझे खा जा रहा है, मुझे नहीं छोड़ रहा। तो इस तरीके से अब हमें इसका उत्तर लिखना है। नागमती के पति के वियोग में की जो तुलना है इस पंक्ति में बाज से की गई है। जिस प्रकार बाज जो है वो अपने भोजन को नोच नोच कर खाता है, उसी प्रकार ये वियोग भी नागमती को नोच नोच कर खाता जाता है। जैसे बाज अपने शिकार पे नजर गड़ाए बैठा है, उसी प्रकार वियोग भी उसके ऊपर नजर गाड़े बैठा हुआ है। वियोग प्रत्यक्ष रूप से नजर तो नहीं आता, परंतु उसे अप्रत्यक्ष रूप से खा रहा है। अब यहाँ पे हमें इतनी ही पंक्ति दी है, जियत खाई मोए नहीं छाड़ा, जीते जी ये वियोग मुझे जो है खाता जा रहा है, मुझे नहीं छोड़ रहा। अब आप यहाँ पर इसका इतना तो अर्थ समझ लेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा अगर ये पद, तो आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल देके ये बताया गया कि वियोग किस तरीके से परेशान कर रहा है नायिका को यहाँ पर। तो इसलिए आपको पदों को पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। आपको इतनी सी पंक्ति दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी ही पंक्ति का अर्थ लिखेंगे। इस पंक्ति से पहले और इस पंक्ति के बाद जो भी पंक्तियां दी थी पद में, हमें उससे जोड़ते हुए इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पर उत्तर में हमें देना होता है। तो इसलिए आपको उत्तर लिखने में समस्या ना आए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सके, इसलिए आप ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि कभी भी अगर आपको ये पंक्तियां दी जाती हैं जब, तो आप ये ना सोचें कि आपको सिर्फ इसी एक पंक्ति का अर्थ लिखना है। आपको इससे पहले का और इससे बाद का जो एक दो पंक्ति हैं उनको जोड़ते हुए जो अर्थ होता है वो लिखना होता है। ओवरऑल एक आइडिया तो देना ही होता है कि आपको पूरे पद में क्या दिया है, क्योंकि अब देखिए अब यहाँ पर जियत खाई मोए नहीं छाड़ा, हमें इसका अर्थ मालूम है, हमने अब इसका उत्तर दे देना है कि ये इसका अर्थ ये है। और विरह में नायिका को इस तरीके से परेशान वो विरह कर रहा है। अब हम इसका पूरा उत्तर पूरे पद के अनुसार देंगे कि नागमती के पति के वियोग की तुलना जो इस पंक्ति में बाज से की गई कि जिस प्रकार बाज जो है अपने शिकार को नोच नोच के खाता है, वैसे ही नायिका को उसका वियोग जो है नोच नोच कर खा रहा है, उसको जीते जी मार डालना चाह रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है। और वो वियोग जो है प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं है, यानी कि आपके सामने तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में वो विरह जो है, अब आपको बुखार है, बुखार दिखता थोड़ी है, आप तो टेम्परेचर नापते हैं, वो बुखार आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है, हम उसकी दवा लेते हैं। वैसे ही नायिका के लिए वियोग है, वो वियोग अपने प्रिय से जो बिछड़ना है वो उसको एक रोग की तरह खाया जा रहा है, जो दिखता तो नहीं, प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसे खाए जा रहा है। तो इस तरीके से आप उत्तर लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है। अब फिर यहाँ पे बात की जा रही है, एक पद है जिसमें माघ महीने का वर्णन है। तो माघ महीने के वर्णन में जो कवि ने बताया हमें उत्तर तो वही लिखना है, लेकिन मान लीजिए बाई चांस आपके पास उत्तर नहीं है, आपने माघ वर्णन नहीं पढ़ा है, तो विरहिणी है, विरह है, अपने प्रिय से अलग है, उसको विरह की पीड़ा
तड़पा रही है, परेशान कर रही है, तो आप एक कॉमन उत्तर तो लिख ही सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, पेपर में अटेम्प्ट जरूर करें। इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है। तो माघ महीने विरहिणी को क्या अनुभूति होती है, यानी क्या महसूस होता है? माघ के महीने में ठंड अपने चरम पे होती है, यानी बहुत ठंड होती है माघ के महीने में। माघ यानी जनवरी, तो अपने चरम पे होती है। चारों ओर कोहरा छाने लगता है। यह स्थिति विरहिणी के लिए कष्टप्रद है। इसमें विरह की पीड़ा मृत्यु के समान है, यानी विरह की पीड़ा जो है अत्यंत अपने दयनीय रूप में होती है, जो नायिका को पीड़ा पहुंचा रही है और मृत्यु के समान पीड़ा दे रही है। अगर पति लौट के नहीं आया तो यह ठंड उसे खा जाएगी। माघ के महीने में उसके मन काम की भावना उत्पन्न होती है। प्रिय से मिलने की उसकी व्याकुलता बढ़ती जाती है और माघ मास की बारिश उसके विरह को बढ़ा देती है। बारिश में भीगे हुए गीले कपड़े और आभूषण तीर की तरह उसे चुभ रहे हैं। उसे श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है। उसे एहसास होता है कि इस विरह अग्नि में जलकर उसका शरीर राख की तरह उड़ जाएगा। और इस तरीके से माघ महीने में जो कवि ने हमें वर्णन दिया है विरह का, वो उत्तर हमें यहाँ पर पेश करना है। और एक आप यहाँ पे बताएंगे नायिका जो है वो किस तरीके से विरह की पीड़ा को सह रही है माघ के महीने में, जो कवि ने हमें बताया है। तो बहुत ही आसान है उत्तर। प्रश्नों को भी जरा सा भी घुमाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। 12 मासा आप जो भी पढ़ेंगे, हाँ आपको पंक्ति का अर्थ समझ में आना जरूरी, क्योंकि अगर किसी भी पद में से अगर आपको पंक्ति उठा के दे दी गई और अगर आपको उसको व्याख्या करनी रही, अगर आप उसका अर्थ नहीं जान रहे होंगे तो उसमें समस्या हो सकती है। वरना प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं इस पाठ से। अगला प्रश्न है कि वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं? इससे विरहिणी का क्या संबंध है? अब यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए गए वो उसका विरहिणी से क्या लेना देना है? अब ये हमने पदों में पढ़ा है, तो इसका उत्तर बताना है हमें कि इसका क्या विरहिणी से लेना देना है। अब जिस तरीके से आप फागुन माह देखते हैं, फागुन माह में क्या होता है कि पेड़ों से सारी पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं, नई पत्तियां निकलती हैं और मौसम में आप देखेंगे चारों तरफ फूल होते हैं, रंग बिरंगे, खुशबू होती है। तो फागुन माह का यहाँ पे उदाहरण अब लिया गया जिसमें पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं और ये सब जानकारी दी जा रही है और साथ में विरहिणी का विरह उससे कनेक्ट किया जा रहा है। तो कैसे इसका उत्तर लिखना है हमें? फागुन मास के समय में वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाके गिरते हैं। यह महीना विरहिणी के लिए बहुत कष्टदायक है। चारों ओर गिरने वाली पत्तियां उसे उसकी टूटी हुई आशा की तरह लगती है। अब जो माहौल है, जो नायिका है उससे अपने हर दुख को कनेक्ट करते हुए दिखती है। पेड़ों से अगर सूखी हुई पत्तियां गिर रही है तो वो कनेक्ट करती है कि इस तरीके से मेरी आशाएं टूट गई है, मेरा प्रिय जो है नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें वो कनेक्ट करती है और उसकी विरह जो है उसको और दुख देता है और उसको उसकी पीड़ा जो है और ज़्यादा समस्या उत्पन्न करती है। तो जैसे पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं उसको लगता है, यानी नायिका को लगता है कि उसकी टूटी हुई आशा भी इसी तरह हो गई है। प्रियतम के घर उम्मीद हर गिरते हुए पत्ते के साथ धूमिल हो जाती है। प्रियतम के घर आने की जो उम्मीद है, जिस तरीके से पेड़ से जब एक एक करके सारे पत्ते गिरते हैं तो उसी तरीके से उसकी सारी उम्मीदें भी वहीं पर ख़त्म होती गिरती हुई चली जाती है नायिका की, जैसे जैसे पेड़ों से पत्तियां गिरती जाती हैं। ऐसा लगता है कि अब मौसम बीता जा रहा है और प्रियतम नहीं आएंगे। जिस तरीके से इन पेड़ों से सारी पत्तियां गिर रही हैं वैसे ही मेरी सारी आशाएं भी टूटती और गिरती चली जा रही है, धूमिल हो जा रही है, यानी धूल में मिल जा रही है। उसके शरीर जो है, उसका शरीर जो है वो पीला हो गया है, जो पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्तों की तरह है। जैसे जैसे पत्तियां अपने जीवन के अंत में पीली होती जाती हैं वैसे वैसे प्रियतम के विरह अग्नि में जलती नायिका का रंग भी पीला होता जा रहा है। अब कौन सी पत्तियां गिरती है पेड़ों से मौसम में? जो पत्तियां सूख गई हैं, पीलापन आ गया है उसमें। तो अब नायिका को लगता है कि जैसे ये पत्तियां जो है बिना जान के हो गई हैं, पीलापन आ गया, वैसे ही मैं भी जो है विरह में जल जल के पीली पड़ गई हूँ और मैं भी जो है उन पत्तियों की तरह अब निर्जीव होती जा रही हूँ। वैसे वैसे प्रियतम के विरह अग्नि में जलती नायिका का रंग भी पीला होता जा रहा है। इसलिए फागुन माह उसके दुख को शांत करने की जगह बढ़ा रहा है। फागुन के अंत के साथ ही बसंत आ जाएगा, जिसमें पेड़ों पर नए पत्ते आ जाएंगे और बाहर के वातावरण में बहार आ जाएगी। परंतु नागमती के जीवन में सुख का पुनः आगमन कब होगा ये कहना संभव नहीं है। कहने का अर्थ है कि बसंत ऋतु आने पर जो है वो पेड़ों पर नई पत्तियां तो निकल आएंगी, उससे जो सूखी
पत्तियां जो है वो टूट के गिर तो रही हैं, लेकिन नया मौसम आने पर उसमें नई पत्तियां भी आ जाएंगी। लेकिन नायिका को लगता है कि मेरे जीवन में ये पुनः नया आगमन कब होगा, यहाँ पर तो कोई आशा नहीं दिख रही है। पेड़ों के तो आशा है कि हाँ अभी पुरानी पत्तियां गिर रही हैं, नई पत्तियां आ जाएंगी, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई आशा नहीं दिख रही है, मेरे जीवन में ऐसा नयापन कब आएगा। तो इस तरीके से हमें उत्तर लिखना है। फागुन माह में हमें जो कवि बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नायिका की विरह जो है उसे पीड़ा दे रही है, वो हमें बताना है। तो फागुन माह का वर्णन भी हमने देखा और इस तरीके से हमें इसका उत्तर लिखना है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, जिसको हमने पहले ही आपको चैनल पर ये वीडियो अपलोडेड है और हर एक पंक्ति का अर्थ समझाया हुआ है। तो यहाँ पर एक एक करके आप देखेंगे। पीएस कहे हूँ संदेशड़ा ए भवरा ए काग, सोधनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। अब यहाँ पर एक एक करके सारी पंक्तियों का अर्थ, अब आप यहाँ पे दो समझेंगे तो इन दो का ही अर्थ समझ में आएगा। इससे बेहतर है कि आप जो ये चैप्टर जहाँ पे एक्सप्लेन किया है पूरा का पूरा चैप्टर, साथ के साथ जो उसकी 2 से 4 लाइनें और जो जुड़ी हुई है वो भी समझ लें। और यहाँ पर इन 2 लाइनों को समझ के आप टाइम जब इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो आप साथ में इससे पूरा पद समझें, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। दूसरा है, रकत ढरा मासू गिरा हार गए भय सब संग। अब यहाँ पर सब विरह का वर्णन है कि प्रिय से उनका संदेश जो है भेजवाना है, भंवरे से कहकर, काग से कहकर, कि किस तरीके से वो जो है उनके विरह में पीड़ित है। और यहाँ पर रक्त भी बह गया, मांस भी जो है वो एकदम शरीर जो है उसमें हड्डियां ही हड्डियां रह गई हैं, शंख के समान हो गया है शरीर। दिन सारस हुई ररी मुई आई समेट हूँ पंख। और इस तरीके से जीवन जो है वो इस तरीके से हो गया है जिसमें सिर्फ दुख रह गया है। तुम बिनु कंता धनी हरुई तन तिनुवर भाडोल, तेही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर भी एक उदाहरण देकर बताया जा रहा है कि किस तरीके से विरह में पीड़ित है नायिका। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुतो ही मारग होई परो कंत धरे जहाँ पाऊँ। और ये हर पद में से आपको देख रहे हैं 2-2 पंक्तियां उठा के दे दी है। इस तरीके से आपको परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आप अगर इनके पहले की कई पद में ऐसे होते हैं कि पहले की 2 पंक्तियों के अर्थ जब तक क्लियर नहीं होते आपको बाकी की 2 पंक्तियों के क्लियर नहीं हो सकते अर्थ। तो इसलिए भी आपको पद का अर्थ बहुत अच्छी तरीके से आना जरूरी है। अब यहाँ पे आप एग्जैक्ट जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग ले तो लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा विषय क्या है, इस पूरे पद में क्या कहा जा रहा है या कहना चाह रहे हैं कवि, नहीं बता पाएंगे आप, तो आपका उत्तर भी पूरा नहीं हो पाएगा, आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। इस वजह से आप वहां पर जाके जो आप 12 मासा से संबंधित जो वीडियो अपलोड की गई हैं पूरे के पूरे पद आप पढ़ें और समझें वहां पर। तो आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सबके उत्तर हैं यहाँ पर आपके सामने। कि इस पंक्ति का अर्थ यह है कि दुखी नागमती भंवरों और कौवों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि विरह की अग्नि में जलकर उसकी जो हालत हुई है उसकी सूचना उसके प्रियतम तक पहुंचा दे। वे कहती है कि है भंवरे और कौवे, इस विरह की अग्नि में जलकर मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है, इस अग्नि के धुएं से मेरा रूप भी काला हो गया है। और अगली पंक्ति में बोलते हैं कि इस पंक्ति में नागमती जो है अपनी विरह की दशा का वर्णन कर रही हैं, अपने प्रियतम से कह रही हैं। वह कहती हैं कि आपके वियोग में मेरी दशा बहुत ही खराब हो गई, मैं इतना रोती हूँ कि राखत अब आंसू की जगह बहते हैं, आपकी रक्त अब आंसू की जगह बहते हैं, आपकी तड़प में मेरा शरीर जो है वो गल चुका है और हड्डियां शंख के समान श्वेत हो गई हैं। वह कहती हैं कि आपके वियोग में मैं सारसों की भांति मर रही हूँ, आप आकर मेरे पंख को अब समेट लीजिए। और इस तरीके से उदाहरण दे देकर जो है वो यहाँ पर जो कवि हैं वो नायिका के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि नायिका जो है वो किस तरीके से अपने नायक के वियोग में पीड़ित है और वो किस हालत में पहुंच गई है। अगली पंक्ति में बताती हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती कहती हैं कि प्रियतम मैं आपके वियोग में सूख कर तिनके की भांति हो रही हूँ। यानी इतनी दुर्बल हो गई है कि वो तिनका कितना होता है, तिनका तो छोटा सा होता है, दुर्बलता के कारण मेरा शरीर वृक्ष की भांति हिलता है, इस तरह की अग्नि में जलकर मैं राख बन जाऊंगी और ये हवा मेरी राख को उड़ा ले जाएगी। यानी कि विरह की पीड़ा ने नायिका को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है कि वो अग्नि में जलकर राख होने वाली लकड़ी की तरह हो गई है, जिस राख को हवा भी उड़ा ले जा सकती है। अगली पंक्ति में वो कहती है कि नागमती अपने शरीर को विरह अग्नि में जला देना चाहती हैं, जलने के बाद उसका शरीर राख में परिवर्तित हो जाएगा और उसके बाद ये हवा उसकी राख को उड़ाकर
ले जाएगा और उसके प्रियतम के मार्ग में बिखेर देगी, जिससे वह अपने प्रियतम को स्पर्श कर सकेगी। नागमती जो है अपने यहाँ पर हम पाठ्यक्रम में जो आखिर में पद दिया जाता है उसमें बताते हैं कि नागमती जो है वो सोचती हैं कि अब मैं विरह में अपने आप को जलाकर इस तरीके से जला लूँगी कि राख बन जाऊँ, और राख जो है हवा मुझे उड़ा ले जाएगी, और इस तरीके से हवा मेरे को उड़ा ले जाएगी तो मैं राख बन के अपने प्रियतम का स्पर्श तो ले सकूँगी। प्रथम 2 छंदों में से अलंकार छांटकर लिखिए और उनसे उत्पन्न काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। पहला पद, यह दुख दगध न जाने कंतु, जोबन जरम करे भस्मंतु। यहाँ पर पहले पद की भाषा जो है वो अवधि है। अब पूरे ही यहाँ पर जितने भी है वो सब अवधि यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं और हर जगह लिख सकते हैं। जो भी 12 मासों में से पद लिया जाएगा आप उसमें ये कॉमन लिख सकते हैं। शब्दों का सटीक वर्णन भाषा को प्रवाहमयी और गेय बनाती है, ये भी लिख सकते हैं। भाषा सरल है और आसान है, इसमें दुख, दग्ध तथा जोबर जर में अनुप्रास अलंकार है। ये वाला तो आप पॉइंट यहाँ तक ले सकते हैं कि इसमें जो नायिका के दुख का वर्णन किया गया है ये तो आपको पंक्ति में देखना पड़ेगा। अगर अनुप्रास अलंकार है या फिर अन्य अलंकार है तो उनको देखकर अलंकारों का वर्णन कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2 और 3, 4 पॉइंट आपको ऐसे मिल गए जो आप काव्य सौंदर्य में कॉमन लिख सकते हैं। वियोग से उत्पन्न विरह का मार्मिक वर्णन किया गया है, और ये 5वां पॉइंट है जो आप यहाँ पर ये भी कॉमन लिख सकते हैं क्योंकि हर पद में विरह का मार्मिक वर्णन किया गया है। तो 5 तो हमने कॉमन ऐसे ही निकाल लिया। आप कोई भी आएगा, आप बच्चों को बहुत समस्या होती है काव्य सौंदर्य लिखने में, आप ऐसे कॉमन निकाल लीजिए, 5-6 निकाल लीजिए, और कहीं भी कोई भी आए इसमें से 12 मासों में से जो भी आए उसमें ये 5-6 कॉमन लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे 4-5 निकाले, आप इनको रट लीजिए, लिख लीजिए, आपको ये कॉमन है क्योंकि हर पद में हमें ये मिलना ही मिलना है। दूसरा पद है बिरह बाढ़ी भा दारुण सियु, कपि कपि मरो ले ही हरि जियु। इस पद की भाषा जो है अवधि है, आप देख सकते हैं वही कॉमन। शब्दों का सटीक वर्णन भाषा को प्रवाहमयी और गेय बनाता है, 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और भाषा सरल और आसान है। तीसरा पॉइंट, बिरह बाढ़ी में अनुप्रास अलंकार तथा कपि कपि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये तो आप देख कर लिखे कौन सा अलंकार है। पूस माह की ठंड का सजीव वर्णन किया गया। अगर आपको पता लग जाता है कि ये कौन से माह का वर्णन है जिसमें विरह वर्णन है, तो आप उस माह का नाम लिख दें और वहाँ पर ये पॉइंट ऐड कर दें। तो ये आपको यहाँ पे भी देखिए 4 पॉइंट मिल गए कॉमन। किसी अन्य कवि द्वारा रचित विरह वर्णन की 2 कविताएं चुनकर लिखिए और अपने अध्यापक को दिखाइए। तो ये तो एक प्रोजेक्ट वर्क हो गया, अगर आपको टीचर्स ने दिया होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना ये पेपर में परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों में से नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्न जो है पढ़े हैं, समझे हैं। होप कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, उत्तर लिखने के तरीके मिले होंगे, आपने चीज़ों को समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना